कभी कभी एक पुलिस वाला कानून की किताब से नहीं, अपने जमीर से चलता है। एक अफसर जिसका नाम ही दुश्मनों के लिए वारंट है। जहां सिस्टम झुक जाता है, वहां वो खड़ा हो जाता है। एक लड़की जिसकी खामोशी में सच छुपा है। एक साजिश जो पूरे शहर को आग में झोंक सकती है। हर गोली एक जवाब। Copy. Over. Hey, check the data. The test is over. Go, go. हुई। यही एंडिंग दर्शकों को एक मैसेज देती है कि असली हीरो वही होता है जो दो मुश्किल हालात में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। लेकिन साथ ही फिल्म यह सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या हिंसा के जरिए न्याय हासिल करना सही है। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है कि यह सिर्फ इंटरनेट एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर भी करती है। हालांकि अगर पूरे फिल्म की बात करें तो उस्ताद भगत सिंह एक वास्तविक क्लासिक मसाला एंटेनर है, जिसमें पवन कल्याण का स्टारडम सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उनकी एंट्री सीन से लेकर क्लाइमैक्स तक हर जगह उनका दबदबा नज़र आता है। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी प्रेडिक्टेबल स्टोरी और कमज़ोर स्क्रीन प्ले है। कई जगहों पर ऐसा लगता है कि कहानी को आगे बढ़ने के बजाय सिर्फ हीरो की हाईलाइट करने के लिए सीन्स डाले गए हैं। फिर भी अगर आप एक्शन डायलॉग्स और मास इंटेंस के फ़ैन हैं तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। खासकर थिएटर में इसके कुछ सीन्स आपको सीट से उठकर तालियां बजाने पर मजबूर कर देंगे। और यही इस फिल्म का असली मकसद भी है, दर्शकों को एंटरटेन करना और उन्हें एक ऐसे हीरो देना जिस पर वे गर्व कर सकें। तो अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी होती है और उस्ताद भगत सिंह का क्लाइमैक्स सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत देता है। क्योंकि अब पवन कल्याण का किरदार भगत सिंह अपने दुश्मनों को ख़त्म कर देता है, तब भी उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं बल्कि एक गहरी सोच दिखाई देती है। जैसे वह समझ चुका हो कि इस सिस्टम को पूरी तरह बदलना इतना आसान नहीं है। और यही फिल्म का सबसे बड़ा गहरा मैसेज भी बन जाता है। क्लाइमैक्स के बाद का सीन काफ़ी इमोशनल रखा गया है, जहां भगत सिंह अपने गुरु की यादों को दोहराता है और यहाँ के यश रवि कुमार का किरदार फिर से कहानी में एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। यह सीन दर्शकों को यह महसूस कराता है कि एक हीरो सिर्फ अपने दम पर नहीं बनता बल्कि उसके पीछे कई बलिदान और कई सीख छुपी होती है। किसी भी श्रीलीला का किरदार भी अंत में भगत सिंह के फैसले को समझने लगती है और उनका रिश्ता एक अलग स्तर पर पहुंच जाता है जो पूरी तरह रोमांटिक नहीं बल्कि समझ और सम्मान पर आधारित होता है। वहीं रासाई खन्ना का किरदार भले ही कहानी में ज़्यादा और बड़ा रोल नहीं निभा पाया, लेकिन उसकी मौजूदगी कहानी को एक शांत और संतुलित अंत देने में मदद करती है। अब अगर फिल्म के ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो यह साफ नज़र आता है कि हरीश शंकर ने इसे
फिल्म को पूरी तरह मास ऑडियो को ध्यान में रखकर बनाया है, जहां हर कुछ मिनट में एक ऐसे सीन आता है जो सीटी और तालियों के लिए डिजाइन किया गया है। चाहे वह एंट्री सीन हो या फाइट सीन हो, यहाँ फिर वो पावरफुल डायलॉग, हर जगह एक स्टारडम का ओवरडोज देखने को मिलता है। लेकिन यही चीज़ कुछ दर्शकों के लिए प्लस पॉइंट बनती है, जो कुछ के लिए माइनस, क्योंकि जहां एक तरफ पवन कल्याण अपने करिश्मे से स्क्रीन को पूरी तरह होल्ड कर लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ कहानी कई बार कमज़ोर पड़ जाती है और ऐसा लगता है कि अगर स्क्रीन प्ले थोड़ा और मजबूत होता तो यह फिल्म एक यादगार एक्शन ड्रामा बन सकती थी। फिल्म का म्यूजिक मिक्सड रिएक्शन देता है, जहां देवी श्री प्रसाद के गाने ठीक ठाक हैं लेकिन ज़्यादा समय तक याद नहीं रहते। वहीं बैकग्राउंड स्कोर में एस तमन्ना कुछ सीन में जान डालते हैं, लेकिन कई जगह पर रिपीटेशन महसूस होता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म में विजुअल काफ़ी अच्छी लगती है, खासकर एक्शन सीक्वेंस और जंगल वाले सीन बड़े पर्दे पर शानदार एक्सपीरियंस देते हैं। एंडिंग ठीक ठाक है, लेकिन पहले हाफ में थोड़ी स्लो फील होती है और यही कारण है कि कई दर्शकों को शुरुआत थोड़ी लंबी लग सकती है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, खासकर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है खासकर सेकंड हाफ में यह अपनी पकड़ मजबूत करती है और क्लाइमैक्स तक दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहती है। अब अगर सीधे सवाल का जवाब दिया जाए कि क्या यह फिल्म देखनी चाहिए, तो इसका जवाब पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की फ़िल्म पसंद करते हैं। अगर आप लॉजिक, नई कहानी और रियलिस्टिक सिनेमा के फ़ैन हैं तो शायद यह फिल्म आपको उतनी प्रभावित ना करे, लेकिन अगर आप एक्शन, डायलॉग, हीरोइज्म और फुल मसाला एंटरटेनमेंट के शौकीन हैं तो उस्ताद भगत सिंह आपको ज़रूर पसंद आएगी। खासकर पवन कल्याण के फैंस के लिए यह फिल्म किसी ट्रीट से कम नहीं है, क्योंकि इसमें उन्हीं वही सब देखने को मिलता है जो अपने फेवरेट स्टार से उम्मीद करते हैं। दमदार एंट्री, पावरफुल डायलॉग, उस्ताद भगत सिंह आपको स्टाइलिश एक्शन और ऐसे हीरो जो केवल और ऐसे हीरो जो स्टाइलिश एक्शन और जो ऐसे हीरो जो अकेले ही पूरे सिस्टम से लड़ जाता है। और अंत में यह कहा जा सकता है कि यह फिल्म एक परफेक्ट फैन सर्विस है, जो कहानी से ज़्यादा स्टारडम पर निर्भर करती है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों बन जाती है। अब अगर यू अब अगर तो कहानी अब अपने उस्ताद भगत सिंह की पूरी कहानी, क्लाइमैक्स और रिव्यू समझ लिया है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर इस फिल्म को एक अलग नज़रिए से समझते हैं, क्योंकि हर मास एंटरटेनर के पीछे सिर्फ एक कहानी नहीं होती, बल्कि एक सोच, एक मार्केट स्ट्रेटजी, एक स्टार इमेज का खेल छुपा होता है। और इस फिल्म में ये तीनों चीज़ साफ तौर पर दिखाई देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पवन कल्याण के स्टारडम की, क्योंकि सच कहें तो यह फिल्म जितनी कहानी के बारे में है, उससे कहीं ज़्यादा उनके पर्सनालिटी के बारे में है। फिल्म के कई सीन ऐसे हैं जहां कहानी रुक जाती है और सिर्फ उनका स्क्रीन फ्रेंचेस बोलता है, चाहे वह उनकी स्लो मोशन एंट्री हो, भीड़ के सामने दिया गया भाषण हो या फिर एक के बाद एक दुश्मनों को ख़त्म करने वाले सीन। हर जगह यह साफ महसूस होता है कि यह फिल्म एक स्टार व्हीकल है और यही वजह है कि उनके फैंस इस फिल्म को एंजॉय करते हैं, भले ही कहानी में कुछ कमियां हों क्यों ना हों। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हरीश शंकर ने वही पुराना फार्मूला अपनाया है जो उन्होंने सालों पहले हिट फिल्मों में इस्तेमाल किया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस समय यह फार्मूला फ्रेश लगता था, लेकिन आज के समय में यह थोड़ा आउटडेटेड महसूस होता है। यह फिर भी उन्होंने फिल्म में कुछ ऐसे मोमेंट्स ज़रूर डाले हैं जो दर्शकों को बांधे रखते हैं, खासकर इंटरवल ब्लॉक और क्लाइमैक्स फाइट। अब बात करें फिल्म की थीम की, तो यह सिर्फ एक पुलिस स्टोरी नहीं, बल्कि यह एक सिस्टम के खिलाफ खड़े होने वाले इंसान की कहानी है, जहां हीरो सिर्फ अपराधियों से नहीं बल्कि भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ता है और हर चीज़ इसे एक सामान्य मसाला फिल्म से थोड़ा अलग बनाती है। हालांकि फिल्म इस थीम को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाती और बीच बीच में कॉमेडी, रोमांस और फैन सर्विस के कारण इसका फोकस थोड़ा भटक जाता है। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो श्रीलीला ने अपने रोल में एनर्जी डाली है और जहां जहां उनके मौका मिला है उन्होंने स्क्रीन पर लाइट अप किया है, लेकिन उनका किरदार और बेहतर लिखा जा सकता था। वहीं रशीद खन्ना का रोल काफ़ी लिमिटेड है और ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ कहानी में एक्शन इमोशन टच देने के लिए जोड़ा गया है। खलनायक के रूप में रॉब पार्थेबन का प्रदर्शन ठीक है, लेकिन उनका कैरेक्टर उतना खतरनाक या यादगार नहीं बना पाता जितना उम्मीद थी। अब टेक्निकल साइड की बात करें तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर
कुछ सीन में ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालता है, खासकर जब आर थामन का म्यूजिक हाई वॉल्यूम पर आता है और हीरो की एंट्री होती है और भी ग्रेट बना देता है। लेकिन कुछ जगहों पर यही म्यूजिक ओवर भी लगने लगता है। वहीं देवी श्री प्रसाद के गाने ठीक ठाक हैं, लेकिन कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो लंबे समय तक याद रहे। सिनेमेटोग्राफी फिल्म को एक भव्य लुक देती है और खासकर एक्शन सीन को बहुत अच्छे तरीके से शूट किया गया है। अब अगर फिल्म में इम्पैक्ट की बात करें तो यह साफ है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने स्टार पावर के दम पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन लंबे समय तक याद रखने के लिए इसमें कुछ नया या अलग नहीं है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे आप थिएटर में एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद शायद भूल भी सकते हैं, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब अगर आप इस स्क्रिप्ट को यूट्यूब वीडियो में यूज कर रहे अपने ऑडियंस अब को एंगेज करने का कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे क्या आपको लगता है कि पवन कल्याण की यह फिल्म उनके करियर की बेस्ट फिल्म है या फिर सिर्फ फैंस के लिए बनाई गई है? मसाला इंटेनर या फिर क्या आपको फिल्म की कहानी पसंद आई या आपको लगा कि इसमें कुछ नया होना चाहिए था? ऐसे सवाल जो आपको उस्ताद भगत सिंह की एक ऐसी फिल्म जो आपको लॉजिक नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट देने के लिए बनाई गई है। अगर आप उसी माइंड्स के साथ देखते हैं तो आप इसे ज़रूर एंजॉय करेंगे, लेकिन अगर आप कुछ नया फ्रेश और अलग देखने की उम्मीद लेकर जाते हैं तो शायद यह फिल्म आपको पूरी तरह संतुष्ट न कर पाए। एक बहुप्रचलित फिल्म जिसमें एक्शन, ड्रामा और पावरफुल डायलॉग का एक शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण की मुख्य भूमिका में नजर आते हैं, जिनकी फैंस फॉलोइंग पहले से ही काफ़ी मजबूत है। फिल्म की कहानी एक ईमानदार और निडर पुलिस ऑफिसर के इर्द गिर्द घूमती है, जो सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ खड़ा होता है। कहानी में कई बड़े ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखते हैं। हालांकि कहानी कुछ जगहों पर थोड़ी प्रेडिक्टेबल भी लग सकती है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस, पवन कल्याण ने अपने किरदार में दमदार परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्शन सीन्स और डायलॉग डिलीवरी दर्शकों को काफ़ी पसंद आती है। सपोर्टिंग कास्ट भी अलग अपना रोल अच्छे से निभाती है, जिससे फिल्म और मजबूत बनती है। फिल्म में एक्शन सीन काफ़ी ज़बरदस्त हैं जो पर्दे पर देखने में शानदार लगते हैं, और डायरेक्शन भी अच्छा है। खासकर उस मास एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखकर फिल्म बनाई गई है। बैकग्राउंड म्यूजिक में फिल्म के इमोशनल और एक्शन को और भी बेहतर बनाता है। फिल्म का म्यूजिक ठीक ठाक है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी दमदार है। सिनेमेटोग्राफी और एंडिंग भी अच्छी है, जो फिल्म को एक शानदार लुक देती है। यह फिल्म देखनी चाहिए। अगर आप एक्शन और मसाला फिल्मों के शौकीन हैं तो उस्ताद भगत सिंह आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसमें एंटरटेनमेंट, स्टाइल और पावरफुल डायलॉग सब कुछ निष्कर्ष कुल मिलाकर उस्ताद भगत सिंह एक फुल एंटरटेनमेंट पैकेज है, जो खासकर पवन कल्याण के फैंस के लिए बनी है। अगर आप थ्रिल और एक्शन को पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। उस्ताद भगत सिंह फिल्म पवन कल्याण की कहानी है जो न्याय और उच्च मूल्यों से प्रेरित है। एक शख्सियत है अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले एक महान व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत। उनकी यात्रा एक जाने माने व्यावसायिक ढांचे से घटित होती है, जहां टकराव विचारधारा और कार्यवाही केंद्र में है। जैसे जैसे वे न्याय की ताकतों से लड़ते हैं, कहानी कई संघर्षों के माध्यम से आगे बढ़ती है जो उनके व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए रचे गए, जिसमें एक्शन, ड्रामा और सामाजिक टिप्पणी के क्षण का मिश्रण है। पवन कल्याण की फिल्मों में से एक खास तरह की उम्मीद जुड़ी होती है। उनका दबदबा, उनके संवाद और तालियों के लिए बने खास पल। उस्ताद भगत सिंह इसी उम्मीद पर आधारित है और कहानी की बजाय स्टार पवन कल्याण के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि यह तरीका कुछ हद तक कारगर साबित होता है, लेकिन यही फिल्म सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। निर्देशक हरिशंकर ने एक जानी पहचानी व्यावसायिक शैली को चुना है, जहां नायक के उत्थान को कहानी की नवीनता से अधिक महत्व दिया गया है। फिल्म में बार बार भगत सिंह को पर्दे पर हावी होने के अवसर दिए जाते हैं, और ईमानदारी से कहें तो पवन कल्याण उन दृश्यों में शानदार प्रदर्शन करते हैं। कुछ दृश्य ऐसे हैं जहां उनकी उपस्थिति मात्र से ही दृश्य जीवंत हो उठता है, जिससे यह याद आता है कि उनकी कहानी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग क्यों है। लेकिन इन फ्लो के बीच फिल्म अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है। लेखन पुराना लगता है, जो लंबे समय से घिसे पिटे तरीकों पर निर्भर है। पहला हाफ अनुमानित गति से आगे बढ़ता है, जिसमें कॉमेडी हमेशा प्रभावी नहीं होती और दृश्य मनोरंजक होने के बजाय केवल औपचारिकता मात्र लगते हैं। कुछ प्रभावशाली दृश्य काम करते हैं, लेकिन वो दर्शकों की रुचि बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिल्म का दूसरा भाग भी कुछ इसी तरह चलता है, जिसमें कथानक में पकड़ और तालमेल की कमी है। दृश्य खिंचे हुए लगते हैं और भावनात्मक और नाटकीय मोड़ हमेशा अपेक्षित प्रभाव नहीं डाल पाते। फिल्म अक्सर एक हीरो के वाले पल से दूसरे की ओर बढ़ती हुई प्रतीत होती है,
बिना किसी मजबूत कहानी के श्रीलीला अपने दृश्यों में ऊर्जा भी भरती है, जिससे स्क्रीन पर जीवंतता आती है, जबकि राशि खन्ना ने अधिक संयम उपस्थिति दर्ज कराती हैं। हालांकि दोनों पात्रों का लेखन अधूरा है लगता है, जिससे कहानी पर उनका प्रभाव सीमित हो जाता है। अनुभवी अभिनेताओं सहित सहायक कलाकार को भी ज़्यादा मौका नहीं मिलता। उनके अधिकांश किरदार पूरी तरह से विकसित पात्रों के बजाय मुख्य कथानक के विस्तार मात्र लगते हैं। तकनीक रूप से यह फिल्म एक व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म से अपेक्षित सभी काम करती है। बैकग्राउंड स्कोर महत्वपूर्ण क्षणों, विशेष रूप से ऊंचाई वाले दृश्यों के दौरान को भी प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है, लेकिन यह कथा की गहराई की कमी को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाता। कुल मिलाकर अनुभव आसमान रहता है, जिसमें कुछ दिलचस्प पल आते हैं, लेकिन बीच बीच में लंबे हिस्से निरस लगते हैं। फिल्म प्रशंसकों के लिए कुछ यादगार पल पेश करती है, लेकिन एक संपूर्ण फिल्म के रूप में यह एक पुराने ढर्रे में फंसी हुई सी लगती है, जो आज के समय में खरी नहीं उतरती। 2012 में जब निर्देशक हरिशंकर ने दबंग की रीमेक गब्बर सिंह के लिए पवन कल्याण के साथ साझेदारी की, तो यह एक बड़ी हिट साबित हुई थी, जिसने स्टार के बेसिक स्वयं को भरपूर फायदा उठाया। फिल्म ने दर्शक को मनोरंजन किया, भले ही कहानी उतनी कहने के तरीके में कोई नयापन नहीं लाया। तब से यह बहुत कुछ बदल गया और स्टार अब आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। उस्ताद भगत सिंह में निर्देशक ने गब्बर सिंह के पुराने ढर्रे को फिर से दोहराया है और उसमें आज के अभिनेता राजनेता को प्रेरित करने वाली विचारधारा का गहरा प्रभाव डाला है। नतीजा यह है कि कहानी कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए बेतबरी से ढंग से जोड़ी गई लगती है। कहानी बिल्कुल सटीक है। हरिशंकर और पवन कल्याण की फिल्म देखने कोई भी लोग किसी अनोखी कहानी की उम्मीद नहीं करते, लेकिन फिर भी दर्शकों को लुभाने के लिए भी कहानी में तालमेल होना जरूरी है। फिल्म का एक गुप्त अभिनय की झलक से शुरू होती है, जब एक राज्य में राजनीतिक परिदृश्य उलट पुलट हो जाता है और फिर कहानी नायक की उत्पत्ति की कहानी को उजागर करने के लिए अतीत में जाती है। जंगल में पले बड़े एक लड़के को गांव के प्रधानाध्यापक के.एस. रवि कुमार गोद ले लेते हैं। वह भगवत गीता की शिक्षाओं और भगत सिंह की कहानी से प्रेरित होता है। कुछ ही समय में गुरु उसका नाम भगत सिंह रख देते हैं। आदि विवाह रहने का निर्णय लेने वाले गुरु को राजनीति में शामिल होने और राज्य की जनता की सेवा करने का आह्वान किया जाता है। वे बदले में लड़के से वादा करते हैं कि वह भी सब कुछ त्याग कर कर्तव्य की राह पर चल पड़ेगा। यह व्यक्तित्व जीवन की घटनाओं से समानता दर्शाने के कई प्रयासों में से एक है। गुरु और नायक के बीच का बंधन एक निडर पुलिस वाले की कहानी का आधार बनता है। पुलिस वाला स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल मिशन पर है। वह ड्रग्स कंट्रोल और राजनीतिक दिग्गजों को गठजोड़ को ध्वस्त करना चाहता है, यौन उत्पीड़ित और अपराधियों को दंडित करता है और धार्मिक भावनाओं और भारतीय सेना का अपमान करने वालों को कड़ा सबक सिखाता है। इन घटनाओं का वर्णन अश्वबंध और सुविधाजनक तरीके से किया गया है। इनमें से कुछ प्रसंगों को हटा देने से मूल कहानी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उस्ताद भगत सिंह के चित्रण में एक दो दशक पहले की मुख्यधारा की फिल्में जैसे की झलक मिलती है। न तो लेखन विभाग और न ही तकनीक विभाग कुछ नयापन ला पाते। देवी श्री प्रसाद कुछ जोशीले नृत्य दृश्यों के साथ अपना योगदान देने की कोशिश करते हैं और थमन पवन कल्याण की छवि को उभारने के लिए हर बार शोर का स्तर बढ़ा देते हैं। एक्शन सीक्वेंस को भी पुराने जमाने के लगते हैं और ऐसा लगता है कि मानो उन्हें जल्दबाजी में एडिटिंग टेबल पर जोड़ दिया गया हो। कुछ दृश्यों में कैमरे की मंडराती गति अराजकता को और बढ़ा देती है। एक ऐसी फिल्म में जहां कहानी कुछ समय के बाद बेनामी हो जाती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि महिला पात्रों को केवल सजावट के लिए रखा गया है। अगर राशि खन्ना के किरदार को जबरदस्त से ज़्यादा बढ़ाकर पेश किया गया है तो श्री लीला का किरदार भी चुलबुली और बातूनी होने के ढेरों से ऊपर नहीं उठ पाता। राशि के थोर पे सेशन और श्री लीला के रेडियो जॉकी वाले अंदाज के साथ साथ लीला के साथ मौज मस्ती वाले दृश्य इतने लापरवाही से लिखे गए हैं कि वे मनोरंजक होने के बजाय चिड़चिड़े हो जाते हैं। श्री लीला और पवन कल्याण के बीच का रोमांस कहानी को कुछ भावनात्मक गहराई देने की कोशिश करता है, लेकिन उम्र का अंतर साफ नज़र आता है। फिल्म के बाद के हिस्से हमें धार्मिक भावनाओं को अत्यधिक भड़काने का प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। निर्भया घटना पर आधारित एक उप कथानक में ताक झांक की बू आती है, क्योंकि संवाद और दृश्य लगातार पुरुषवादी दृष्टिकोण से उस भयावह घटना पर केंद्रित रहते हैं। जब फिल्म में सिंदूर पर इतना जोर दिया जाता है मानो यह ऑपरेशन सिंदूर का संकेत हो,
तो हम समझ जाते हैं कि फिल्म निर्माताओं ने आखिरकार अपनी सूची पूरी कर ली है। अब कहानी अब खत्म होने वाली है। पवन कल्याण को एक ऐसे किरदार में लिया गया है जिसे वे आंख बंद करके भी निभा सकते हैं। पार्थिबन राव, रमेश गौतम, कमल कमरूज और श्रीनाथ मंगती समेत कई कलाकार ऐसे जिन्हें अपनी छाप छोड़ने का कोई मौका ही नहीं मिलता। उस्ताद भगत सिंह की एक ऐसी कहानी का उदाहरण बनकर रह जाती है जो पुराने फार्मूलों को दोहराती है। उसमें बेतुकी राजनीति संदेश भर देती है और उम्मीद करते हैं कि पवन कल्याण के विशाल प्रशंसक इसे माफ़ कर देंगे और पसंद कर लेंगे। उनकी पिछली फिल्म दे कॉल हिम ओजी में कम से कम एक अलग शैली थी जिसमें फिल्म को देखने लायक बनाया था। यह फिल्म धैर्य की परीक्षा है। कट्टर प्रशंसकों को भी मनोरंजन के रूप में इसमें बेहतर की उम्मीद है। उस्ताद भगत सिंह एक घिसी पिटी मसाला फिल्म है जिसे पवन कल्याण के करिश्माई व्यक्तित्व में बचा लिया है। क्या किसी स्टार का करिश्मा औसत दर्जे की कहानी को छुपा सकता है? कभी कभी ऐसा होता है कि, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर यह रचनात्मक दावा नाकाम रहता है और पवन कल्याण के प्रशंसक इस बात को तब समझेंगे जब वे इस सप्ताह सिनेमाघरों में उस्ताद भगत सिंह को देखेंगे। फिल्म की शुरुआत तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर हुए जानलेवा हमले से होती है, जिनका किरदार के.एस. रवि कुमार ने निभाया है। राज्य में राजनीतिक उथल पुथल मचने पर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां एक बहादुर आदिवासी लड़के भगत सिंह यानी पवन कल्याण की कहानी दिखाई जाती है, जो बड़ा होकर एक खूंखार पुलिस वाला बनता है। फिल्म का बाकी हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि मुख्यमंत्री और पुलिस वाले पर क्या इस रिश्ता है। खलनायक मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार चडाला मर्री नल्ला नागप्पा आर पार्थिबन का मुख्य किरदार से टकराव क्यों होता है और कैसे लीला श्रीलीला नाम की एक रेडियो जॉकी इस कहानी में शामिल हो जाती है। निर्देशक हरिशंकर टॉलीवुड के मसाला मनोरंजन और बॉलीवुड के घर में घुस के मारेंगे वाले पॉइंट का मिश्रण पेश करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद के मुताबिक बाद वाला पहलू अधूरा रह जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सीमा पर आतंकवाद का एंगल इतना अधूरा है कि नंदामुरी बालकृष्ण की फिल्म अखंडा 2 में दिखाई गई मामूली भू राजनीतिक कहानी इसके मुकाबले कहीं ज़्यादा गंभीर लगती है। यह सच है कि उस्ताद भगत सिंह एक गंभीर एक्शन ड्रामा नहीं बनना चाहती, जहां तर्क का बोलबाला हो। कहानी में ना ही कोई लेना देना ना ही, बल्कि यह एक दिलेर एसीपी को राज्य की सुरक्षा और राजनीतिक उथल पुथल के केंद्र में रखती है। हालांकि यह देखते हुए कि यह साल 2026 और बड़े पैमाने पर भव्य दृश्यों का युग है, फिल्म को और आर्थिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता थी। आमतौर पर तेलुगु फिल्मों ने पहले भाग में एक खूबसूरत अभिनेत्री, दूसरे भाग में एक और आकर्षक अभिनेत्री का फार्मूला छोड़ दिया है। इसलिए जब राशि खन्ना को यह पहले भाग में पेश किया जाता है और श्रीलीला की कहानी दूसरे भाग के लिए रखी जाती है, तो आप फिल्म के घिसे पिटे अपरिहार्य अंत को महसूस करने लगते हैं। फिल्म 5 वर्षों में एक्शन थ्रिलर गंभीर ड्रामा ने एक्शन एंटरटेनर फिल्मों की जगह ले ली है। कुछ मामूली अपवादों को छोड़कर उस्ताद भगत सिंह इस फार्मूलों को फिर से जीवित करने की कोशिश करता है। जैसे कि इसके निर्देशक ने अपने प्री रिव्यूज में कहा है, एक दृश्य में उथल पुथल मची हुई है। अगले भाग में रोमांटिक कॉमेडी ट्रैक टोली प्रेम 1998 के ये मन से गाने का रिमिक्स है। खुली फिल्मों का ये मेरा जहां और हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार ब्लॉकबस्टर वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसका इंतजार कर रहे हैं एक्शन लवर और मान सिनेमा के फैंस को बेसब्री से इंतजार था। उस्ताद भगत सिंह। जी हाँ, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा तूफान है जिसमें एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और पावरफुल डायलॉग का ऐसा विस्फोट देखने को मिलता है जो आपको शुरू से लेकर अंत तक स्क्रीन से चिपकाए रखेगा। और इसी तूफान के केंद्र में है पावर स्टार पवन कल्याण, जिनकी एंट्री ही इस फिल्म का पहला सबसे बड़ा हाई पॉइंट बन जाती है। लेकिन कहानी शुरू होती है शॉकिंग सीन से, जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमला होता है। और जैसे ही ये हमला होता है तो पूरा राज्य हिल जाता है, मीडिया में हड़कंप मच जाता है, पुलिस और एजेंसी एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर हरीश शंकर एक स्मार्ट मूव करते हैं। वो कहानी को सीधे वर्तमान में नहीं रखते बल्कि हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, एक छोटे से जंगल में जहाँ पले बड़े एक लड़के की कहानी, जो बाद में बनता है सिस्टम का सबसे खतरनाक और ईमानदार पुलिस ऑफिसर। भगत सिंह के बचपन में ही इस लड़के के अंदर एक अलग ही आग होती है। वो अन्याय सहन नहीं कर पाता और जब गांव के स्कूल के प्रिंसिपल उसे अपनाते हैं और उसे भगवत गीता और असली भगत सिंह की कहानियाँ सुनाते हैं, तब उसके अंदर न्याय के लिए लड़ने की एक नई सोच पैदा होती है। और यहीं से उसका नाम भी बदलकर भगत सिंह रख दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम हीरो की स्टोरी नहीं जहां सब कुछ आसान हो। यहाँ हर मोड़ पर संघर्ष है, हर कदम पर परीक्षा है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी सोच और भी सख्त होती जाती है।
वो सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं बनता, बल्कि सिस्टम के खिलाफ एक हथियार बन जाता है। एक ऐसा एसीपी जो नियमों से नहीं बल्कि न्याय से चलता है, और जैसे ही उसकी एंट्री पुलिस फोर्स में होती है, अपराधियों के बीच डर का माहौल बन जाता है। चाहे वो ड्रग माफिया हो, भ्रष्ट नेता हो, या फिर समाज के वो लोग जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, भगत सिंह किसी को नहीं छोड़ता। और यहीं से फिल्म का पहला बड़ा एक्शन ब्लॉक शुरू होता है, जहां एक पूरे ड्रग कंट्रोल को अकेले ख़त्म करते हुए भगत सिंह का वो रौद्र रूप देखने को मिलता है, जो फैंस की सीटी बजाने पर मजबूर कर देता है। बैकग्राउंड में बजता हुआ दमदार म्यूजिक, स्लो मोशन में एंट्री और पावरफुल डायलॉग सिस्टम खराब नहीं है, सिस्टम को चलाने वाले लोग खराब हैं। ये लाइन थिएटर में आग लगा देती है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं रहती, यहाँ इमोशंस भी हैं, यहाँ पॉलिटिक्स है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ एक ऐसा हीरो है जो खुद भी अंदर से टूट चुका है, लेकिन बाहर से एक दीवार की तरह खड़ा है। और इसी बीच एंट्री होती है फिल्म की पहली लीड एक्ट्रेस राशिमा खन्ना की, जो एक अलग एंगल लेकर आती हैं। उनका किरदार थोड़ा सीरियस है, थोड़ा इमोशनल है, लेकिन कहानी में उनका योगदान उतना मजबूत नहीं बना पाता जितना उम्मीद की जाती है। वहीं दूसरी तरफ सेकंड हाफ के लिए रखा गया है एक और एनर्जी से भरा किरदार, श्रीलीला, जो एक ऐसे रेडियो जॉकी के रूप में आती हैं, और उनकी एंट्री के साथ ही फिल्म में एक नया कलर जुड़ता है। लेकिन दोस्तों, सच कहे तो ये दोनों किरदार ज़्यादा गहराई नहीं ला पाते, क्योंकि फिल्म पूरी तरह से पवन कल्याण के कंधों पर टिकी हुई है, और वो हर फ्रेम में इसे साबित भी करते हैं। चाहे वो एक्शन हो, इमोशन हो, या फिर डायलॉग, हर जगह वो डॉक्यूमेंट करते हैं। लेकिन इसी के साथ फिल्म की एक कमजोरी भी सामने आती है। कहानी कई जगहों पर प्रिडिक्टेबल लगती है, कई सीन ऐसे लगते हैं जैसे पहले भी देखे जा चुके हों, और यही चीज़ फिल्म को एक मास एंटरटेनर तो बनाती है, लेकिन क्लासिक बनने से रोक देती है। अब बात करें विलन की, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है एक पावरफुल लेकिन थोड़ा अंडर यूज कैरेक्टर, एक ऐसा नेता जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसकी प्लानिंग और एक्सक्यूजेस उतनी खतरनाक नहीं लगती जितनी होनी चाहिए थी। और यहीं पर फिल्म थोड़ी कमज़ोर पड़ती है, क्योंकि जब हीरो इतना स्ट्रांग हो तो विलन भी उतना ही दमदार होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद फिल्म आपको बोर नहीं करती, क्योंकि हर 10-15 मिनट में एक नया हाई मोमेंट डाल दिया जाता है, कभी एक्शन, कभी इमोशन, कभी डायलॉग, और यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है। एक तरफ सिस्टम है जो सड़ चुका है, और दूसरी तरफ एक आदमी जो उसे बदलना चाहता है। और यही यही कन्विक्टिटी फिल्म को आगे बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि फ्लैशबैक में जो रिश्ता दिखाया गया है भगत सिंह और मुख्यमंत्री के बीच, वही आगे चलकर फिल्म का सबसे बड़ा रिवील बनता है। और जब ये सच सामने आता है, तो कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। तो दोस्तों, यहाँ हमने कहानी उस बड़े मोड़ पर पहुँचती है। अब वहीं से कहानी एकदम नई दिशा पकड़ लेगी, क्योंकि जैसे ही फ्लैशबैक और एंड टाइम आपस में जुड़ने लगते हैं, वैसे ही फिल्म का असली गेम शुरू होता है। और यहाँ से पवन कल्याण का किरदार भगत सिंह सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं रह जाता, बल्कि एक मिशन बन जाता है, एक ऐसा मिशन जो सिस्टम की जड़ों को हिला कर रख देने वाला है। अब कहानी हमें दिखाती है कि जिस मुख्यमंत्री पर हमला हुआ था, उनका और भगत सिंह का रिश्ता सिर्फ एक आम नेता और पुलिस ऑफिसर का नहीं था, बल्कि वो एक गुरु शिष्य जैसा रिश्ता था। वहीं गुरु जिन्होंने अनाथ बच्चों को अपनाकर उसे भगत सिंह बनाया था। और यही कनेक्शन फिल्म का सबसे इमोशनल और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। लेकिन जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, वैसे ही कहानी में पॉलिटिक्स गेम भी गहरा होता जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ बदले की लड़ाई नहीं रह जाती, बल्कि ये सत्ता, विश्वास और धोखे की कहानी बन जाती है। और यहीं पर एंट्री होती है असली खलनायक की, एक ऐसा नेता जो बाहर से तो देशभक्ति की बातें करता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह भ्रष्ट और ख़तरनाक है। उसका मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी गंदी चालें क्यों न चलनी पड़े। और यहीं से दोस्तों शुरू होता है फिल्म का सबसे इंटेंस हिस्सा, जहां हर सीन में एक नया ट्विस्ट आता है। एक तरफ भगत सिंह अपने गुरु की जान बचाने और सच सामने लाने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ विलन अपनी चालों से पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। और इन दोनों के बीच जो टकराव होता है, वो स्क्रीन पर अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देता है। अब इसी बीच फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जो सीधे दर्शकों के दिलों पर असर डालते हैं। खासकर वो सीन जहां भगत सिंह एक लड़की के साथ हुए अन्याय के खिलाफ अकेले खड़ा होता है, और पूरा सिस्टम उसके खिलाफ हो जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता। वो कहता है, कानून अगर इंसाफ नहीं दे सकता, तो इंसाफ मैं खुद दूंगा। और ये डायलॉग थिएटर में तालियों और सीटियों की गूंज पैदा कर देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर फिल्म थोड़ा ज़्यादा मेलोड्रामेटिक हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि
कहानी को मजबूरी में खींचा जा रहा है। कुछ सीन्स ज़रूरत से ज़्यादा लंबे लगते हैं और यही चीज़ फ़िल्म का पेसिंग को थोड़ा स्लो कर देती है। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं कि अब फ़िल्म थोड़ी डाउन हो रही है, तभी एक बड़ा एक्शन सीक्वेंस आ जाता है जो आपको फिर से एक्साइट कर देता है और यही इस फ़िल्म की ख़ासियत है कि ये आपको कभी पूरी बोर नहीं होने देती। अब बात करें श्रीलीला के किरदार की, तो उनका रोल यहाँ थोड़ा और खुलता है। वो सिर्फ़ एक रेडियो जॉकी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी लड़की है जो सच में को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत रखती है। और उनका और भगत सिंह का कनेक्शन भी धीरे-धीरे मजबूत होता जाता है। लेकिन यहाँ भी एक कमी नज़र आती है, उनका कैरेक्टर जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता था, उतना बनाया नहीं गया। वहीं रश्मिका खन्ना का किरदार भी कहानी में इमोशनल बैलेंस लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाता और यहीं पर आपको समझ आता है कि ये फ़िल्म पूरी तरह से एक वन मैन शो है। यहाँ हर चीज़ पवन कल्याण के इर्द-गिर्द घूमती है और वो हर बार अपने करिश्मे से इसे सँभाल भी लेता है। अब फ़िल्म के सेकंड हाफ में हमें कई ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं, जहाँ डायरेक्टर हरिशंकर ने सोशल मैसेज देने की कोशिश की है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, महिला सुरक्षा हो या देशभक्ति, हर मुद्दे को टच किया गया है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि ये सब कुछ एक साथ डाल दिया गया है, जिससे कहानी थोड़ा बिखरी हुई लगती है। फिर भी कुछ सीन्स ऐसे हैं जो काफ़ी इम्पैक्टफुल हैं, खासकर वो क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने वाला हिस्सा, जहाँ भगत सिंह अकेले पूरे सिस्टम से भिड़ जाता है। और यहाँ पर जो एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं, वो पूरी तरह से मास ऑडियंस के लिए बनाए गए हैं। स्लो मोशन शॉट्स, हाई वैल्यू बैकग्राउंड म्यूजिक और पावरफुल डायलॉग, सब कुछ आपको सीट से उठकर चिल्लाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लॉजिक ढूंढने बैठोगे तो यहाँ आपको निराशा ही मिलेगी, क्योंकि फ़िल्म कई जगहों पर लॉजिक को साइड में रखकर सिर्फ एंटरटेनमेंट पर फोकस करती है। और यही वजह है कि कुछ लोगों को ये फ़िल्म बहुत पसंद आएगी और कुछ लोगों को ये ओवर द टॉप लगेगी। अब जैसे-जैसे कहानी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, वैसे-वैसे सस्पेंस भी बढ़ता जाता है। क्या भगत सिंह अपने गुरु को बचा पाएगा? क्या वो असली गुनहगार को बेनकाब कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिस्टम कभी बदलेगा? और दोस्तों, इन्हीं सवालों का जवाब हमें मिलता है फ़िल्म के फाइनल क्लाइमैक्स में, जो कि पूरी तरह से इमोशनल और एक्शन की का मिक्स है। लेकिन क्लाइमैक्स तक पहुंचने से पहले फ़िल्म हमें एक ऐसा ट्विस्ट देती है जो पूरी कहानी का नज़रिया बदल देता है। तो दोस्तों, अब कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे अहम मोड़ पर, जहां हर राज खुलने वाला है और हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। और यहीं से शुरू होता है फ़िल्म का सबसे पावरफुल और इमोशनल क्लाइमैक्स, जहां पवन कल्याण यानी भगत सिंह अब सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं, बल्कि एक पूरी क्रांति बन चुका है। क्योंकि जैसे ही उसे यह सच्चाई पता चलती है कि उसके गुरु पर हुआ हमला सिर्फ एक पॉलिटिक्स साजिश नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी गेम का हिस्सा है, जिसमें सिस्टम के बड़े-बड़े लोग शामिल हैं, उसका गुस्सा और भी खतरनाक हो जाता है। और यहीं पर फ़िल्म हमें दिखाती है कि उसका सबसे बड़ा रॉ और सबसे बड़ा अनकंट्रोल्ड रूप अब वो कानून के दायरे में रहकर यही नहीं, बल्कि अपने तरीके से न्याय देने निकल पड़ता है। और यहीं दोस्तों, वो मोमेंट है जहाँ से ये फ़िल्म पूरी तरह मास ब्लास्ट मोड में चली जाती है। एक के बाद एक दमदार एक्शन सीक्वेंस, बैकग्राउंड में गूंजता हुआ हाई वोल्टेज म्यूजिक और हर सीन में पावरफुल डायलॉग्स, ये सब मिलकर क्लाइमैक्स को एक फुल पैसा वसूल एक्सपीरियंस बना देते हैं। लेकिन इस सब के बीच में फ़िल्म हमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देती है, जब ये खुलासा होता है कि असली विलन सिर्फ वो नेता नहीं जिसे हम शुरुआत से देख रहे थे, बल्कि उसके पीछे और भी बड़े लोग हैं जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। और यही ट्विस्ट कहानी को एक नई गहराई देता है। अब भगत सिंह की लड़ाई सिर्फ एक इंसान से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम से है और यहीं पर उसकी असली परीक्षा होती है। अब कहानी में एक बहुत बड़ा इमोशनल सीन्स आता है, जहां उसका गुरु, जो अब ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, उसे आखिरी बार समझाता है कि लड़ाई सिर्फ दुश्मनों से नहीं, अपने अंदर के गुस्से से भी होती है। और ये लाइन भगत सिंह को अंदर से झंझोर देती है और यहीं से उसका किरदार में एक बदलाव आता है। अब वो सिर्फ बदला लेने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक सच्चा लीडर बन जाता है। और दोस्तों, इसी बदलाव के साथ फ़िल्म अपने फाइनल बैटल की तरफ बढ़ती है, जहां भगत सिंह अकेले ही दुश्मनों के पूरे नेटवर्क को ख़त्म करने निकल पड़ता है। और यहाँ पर जो फाइट सीन्स दिखाए गए हैं, वो पूरी तरह से सेंटीमार हैं। हर पंच, हर किक, हर डायलॉग पर थिएटर में तालियां बजती हैं। खासकर वो सीन जहां वो एक ही लाइन में कहता है, ये वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, ये मेरी पहचान है। ये सीन्स फैंस के दिल में के लिए परफेक्ट फैंस के लिए एक फेस्टिवल जैसा बन जाता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों, इस सब के बीच फ़िल्म एक और इमोशनल पंच देती है, जब कुछ निर्दोष लोगों की जान चली जाती है
और ये दिखाया जाता है कि किसी भी लड़ाई में सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि आम लोग भी प्रभावित होते हैं। और यही चीज़ फिल्म को सिर्फ एक एक्शन मूवी से उठकर एक इमोशनल ड्रामा बना देती है। अब क्लाइमैक्स का सबसे बड़ा मोमेंट आता है जब भगत सिंह और असली मास्टरमाइंड आमने सामने होते हैं, और यहाँ पर दोनों के बीच जो डायलॉग होते हैं वो फिल्म का सबसे बड़ा हाई पॉइंट बन जाते हैं। एक तरफ पावर स्टार पॉलिटिक्स और करप्शन का घमंड, दूसरी तरफ सच्चाई, ईमानदारी और न्याय की ताकत, और अंत में जीत उसी की होती है जो सही है। और इसी के साथ भगत सिंह पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर देता है। सारे सबूत सामने आ जाते हैं और जो लोग पर्दे के पीछे से खेल रहे थे वो सब बेनकाब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, फिल्म यहाँ एक और अलग ट्विस्ट देती है। भगत सिंह इस जीत के बाद भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि सिस्टम की पूरी तरह बदलना इतना आसान नहीं है। और यही रियलिटी इस फिल्म को थोड़ा अलग बनाती है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी ड्यूटी जारी रखता है, एक नए मिशन के साथ, एक नई सोच के साथ, और यही मैसेज देता है कि लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, उसे बस लड़ते रहना पड़ता है। अब अगर बात करें फिल्म के ओवरऑल रिव्यू की, तो उस्ताद भगत सिंह एक परफेक्ट मास एंटरटेनर है, जिसमें हमें हर वो एक कमर्शियल फिल्म होनी चाहिए। एक्शन, ड्रामा, इमोशन, रोमांस और पावरफुल डायलॉग, लेकिन इसके साथ ही इसमें कुछ कमियां भी हैं। कहानी कई जगहों पर प्रेडिक्टेबल और कुछ क्रिएटर्स को पूरी तरह डेवलप नहीं किया गया और कई सीन ओवर द टॉप लगते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप पवन कल्याण के फ़ैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक फेस्टिवल से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने हर सीन में अपना 100% दिया है और अपने करिश्मे से फिल्म को संभाल लिया है। वहीं हरीश शंकर का डायरेक्शन भी ठीक ठाक है। उन्होंने फैंस को ध्यान में रखकर फिल्म बनाई है और कहीं कहीं वो इसमें सफल भी होते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की जान है, जो हर सीन को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये फिल्म एक वन टाइम वॉच से कहीं ज़्यादा है। अगर आप इससे मास सिनेमा पसंद करते हैं तो आपको एंटरटेन करेगी, आपको एक्साइट करेगी और कुछ जगहों पर आपको इमोशनल भी कर देगी। और यही इसकी सबसे बड़ी जीत है कि इस पवन कल्याण जिस तरह से अपना एक्शन और डायरेक्शन देते हैं, तो कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां पर उस्ताद भगत सिंह सिर्फ एक साधारण पुलिस स्टोरी नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसी जंग बन जाती है जिसमें एक इंसान अपने अतीत, अपने वादों और अपने सिद्धांतों के बीच फंसा हुआ नजर आता है। और यहीं से भगत सिंह यानी पवन कल्याण का असली खेल शुरू होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के बेटे के गायब होने के बाद पूरा सिस्टम हिल जाता है। मीडिया से लेकर पुलिस विभाग तक हर जगह भगदड़ मच जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि खुद भगत सिंह इस पूरे मामले में शांत दिखाई देते हैं, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। और यही चीज़ उसे एक साधारण पुलिस ऑफिसर से अलग बनाती है। अब फिल्म फ्लैशबैक और प्रेजेंट टाइम के बीच लगातार स्विच करती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक छोटे से आदिवासी लड़के को के एस रवि कुमार का किरदार अपनाता है और उसे भगवत गीता और भगवत सिंह के आदर्शों से प्रेरित करता है। यही वह नींव होती है जो आगे चलकर उसे एक निडर और बेखौफ इंसान बनाती है। लेकिन कहानी यहाँ सिर्फ प्रेरणा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे यह दिखाती है कि सिस्टम की गंदगी और राजनीति का काला चेहरा किस तरह से एक ईमानदार इंसान को भी कठोर फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। अब वर्तमान में वापस आते हैं, जहां नंगप्पा यानी पार्थिबन अपने बेटे को ढूंढने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार हो जाता है। वह पुलिस पर भरोसा नहीं करता और खुद अपने तरीकों से जांच शुरू करता है। यहीं पर फिल्म में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, जब पता चलता है कि भगत सिंह और नायप्पा के बीच सिर्फ दुश्मनी नहीं बल्कि एक पुराना कनेक्शन भी है, जो धीरे धीरे परत दर परत खुलता है। इसी दौरान फिल्म में कई हाई वोल्टेज एक्शन सीक्वेंस आते हैं, खासकर जंगल वाला ट्रैक, जहां भगत सिंह अकेले ही दुश्मनों के पूरे गैंग को ख़त्म कर देता है। ये सीन थिएटर में सीटी और तालियों के लिए बनाए गए हैं। और यहाँ श्री लीला की एंट्री कहानी में थोड़ा हल्कापन लाती है। उसका किरदार लीला एक रेडियो जॉकी का होता है, जो भगत सिंह की व्यक्तित्व को से प्रभावित हो जाती है। दोनों के बीच के ये सीन कुछ जगहों पर कच्चे लगते हैं, लेकिन कई बार ये मुख्य कहानी से ध्यान भटकाते भी हैं। वहीं रसीमुल्ला खन्ना का ट्रैक पहले हाफ में आता है, जो इमोशनल एंगल देने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पूरी तरह डेवलप नहीं किया गया। अब कहानी का सबसे इंटेंस हिस्सा शुरू होता है, जहां भगत सिंह का असली मकसद सामने आने लगता है। दरअसल मुख्यमंत्री के बेटे का अपहरण सिर्फ एक बदला नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश को उजागर करने का तरीका होता है। भगत सिंह जानता है कि सिस्टम के अंदर बैठे लोग ही
असली दुश्मन हैं और अगर उन्हें बाहर निकालना है तो उसे नियमों से हटकर खेलना होगा। यही फिल्म का टोन पूरी तरह बदल जाता है और यहाँ एक मांस इंटेनर से एक रिवेंज ड्रामा में बदलने लगती है। लेकिन इसी बीच फिल्म कुछ जगहों पर कमज़ोर भी पड़ती है क्योंकि कहानी बार बार हीरो को हाईलाइट करने के लिए रुक जाती है, जिससे नरेटिव फ्लो टूटता है। फिर भी जब जब पवन कल्याण स्क्रीन पर आते हैं, फिल्म जाने आ जाती है। उनके डायलॉग जैसे देश के खिलाफ जो खड़ा होगा वो मिटा दिया जाएगा जैसे संवाद दर्शकों को खूब पसंद आते हैं। अब सेकंड हाफ में फिल्म पूरी तरह एक मिशन मोड में चली जाती है, जहां भगत सिंह एक एक करके उन लोगों को ख़त्म करता है जो पूरे भ्रष्ट नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। और यहीं पर एक बड़ा इमोशनल ट्विस्ट आता है जो उसके गुरु यानी मुख्यमंत्री से जुड़ा होता है। यह खुलासा कहानी को एक नया आयाम देता है और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर सही और गलत के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। लेकिन फिल्म इस गहराई को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाती और जल्दी ही फिर से एक्शन मोड में लौट जाती है। क्लाइमैक्स में एक बड़ा कॉन्फ्रंटेशन होता है जहां भगत सिंह और नंगप्पा आमने सामने होते हैं। यह सीन काफ़ी ड्रामेटिक है लेकिन थोड़ा प्रिडिक्टेबल भी लगता है। अंत में भगत सिंह अपने मिशन को पूरा करता है, लेकिन कहानी यह सवाल छोड़ जाती है कि क्या उसका तरीका सही था या नहीं। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत भी है और कमजोरी भी, क्योंकि जहां एक तरफ यह एक पुल मसाला इंटेनर है, वहीं दूसरी तरफ यह एक गहरी कहानी बनने का मौका भी खो देती है। तो कहानी अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है होती है, जहां उस्ताद भगत सिंह सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक विचारधारा की लड़ाई बन जाती है। और इसी फेज में पवन कल्याण का किरदार पूरी तरह से अपने असली रूप में सामने आता है, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली खेल तो अब शुरू होता है जब भगत सिंह खुलेआम सिस्टम को चुनौती देता है और यह साफ कर देता है कि वह किसी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ न्याय के लिए काम करता है। इसी दौरान फिल्म में कई ऐसे सीन आते हैं जहां उसका कैरेक्टर एक एंट्री हीरो की तरह भी नज़र आता है, क्योंकि वह कानून का पालन करने के बजाय अपने नियम बनाता है और यही चीज़ कहानी को थोड़ा डार्क और इंटेंस बनाती है। अब नंगप्पा यानी राह पार्थेबन भी पूरी ताकत के साथ वापसी करता है। अब सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक खतरनाक दुश्मन बन चुका होता है जो किसी भी कीमत पर भगत सिंह को ख़त्म करना चाहता है। दोनों के बीच का टकराव अब सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि आइडियोलॉजी का बन चुका होता है और यही टकराव फिल्म का क्लाइमैक्स को और ज़्यादा दमदार बनाता है। इसी बीच श्री लीला का किरदार एक अहम मोड़ पर आती है जहां वह भगत सिंह के फैसले पर सवाल उठाती है। वह उससे समझाने की कोशिश करती है कि हर लड़ाई बंदूक से नहीं जीती जाती, लेकिन भगत सिंह जवाब देता साफ होता है कि जब सिस्टम ही गूंगा हो जाए तो आवाज़ उठाने के लिए शोर करना पड़ता है। यह डायलॉग फिल्म का सबसे पावरफुल मोमेंट में से एक बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ रसीमा खन्ना का किरदार भले ही कम स्क्रीन टाइम में हो, लेकिन उसका इमोशनल कनेक्शन कहानी को एक अलग लेयर देता है। खासकर एक सीन में जहां वह भगत सिंह के अतीत को याद करते हुए बताती है कि कैसे एक इंसान धीरे धीरे सिस्टम से लड़ते लड़ते खुद सिस्टम जैसा बन जाता है। यह सीन फिल्म की थीम को गहराई देता है। अब फिल्म का प्री क्लाइमैक्स शुरू होता है जहां भगत सिंह बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी करता है। यह ऑपरेशन सिर्फ नांगप्पा को ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि पूरे भ्रष्ट नेटवर्क को उजागर करने के लिए होता है। इस दौरान कई धमाकेदार एक्शन सीन देखने को मिलते हैं, खासकर वह सीक्वेंस जहां वह अकेले ही दुश्मनों के ठिकाने में घुसकर तबाही मचाता है। यह सीन पूरी तरह मांस ऑडियो को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक और स्लो मोशन शॉट्स इस सीन को और भी ज़्यादा एंगेजिंग बना देते हैं। अब क्लाइमैक्स में भगत सिंह और नंगप्पा आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है जहां नंगप्पा अपने नज़रिए को सही ठहराने की कोशिश करता है और भगत सिंह उसे बताता है कि सत्ता का असली मतलब सेवा होता है, न कि डर फैलाना। यह सीन काफ़ी पावरफुल है लेकिन कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल भी लगता है। अंत में भगत सिंह नंगप्पा को ख़त्म कर देता है, लेकिन यह जीत पूरी तरह खुशी नहीं देती क्योंकि उसने इस रास्ते में बहुत कुछ खो दिया होता है। फिल्म का एंड एक ओपन नोट पर होता है जहां भगत सिंह फिर से सिस्टम के खिलाफ खड़ा दिखाई देता है, जैसे उसकी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं। कार्यक्रम में कहा, इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने दर्शकों को लंबे करियर में से किसी फिल्म समारोह में दिए गए सबसे लंबे भाषण में से एक दिया है। यह भाषण 19 मार्च
को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज से पहले दिया गया था। उनके प्रशंसक बेसब्री से उनके भाषणों का इंतजार करते हैं और इसके पीछे एक ही वजह है कि प्रचार के लिए सुपरस्टार वाली घिसी-पिटी बातें कहने के बजाय वे अक्सर अपने श्रोताओं से खुलकर अपने विचार साझा करते हैं। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरी फ़िल्म कितना पैसा कमाती है। मैं उस्ताद भगत सिंह को 40-50 कामकाजी दिनों में पूरा कर लिया था। पावर स्टार के नाम से मशहूर इस शख्स ने उत्साहित प्रशंसकों से कहा। उन्होंने भीमाला नायक की रिलीज के दौरान मिले समर्थन के लिए आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा, उस समय मैं मुश्किल दौर से गुजर रहा था। एक बार फिर उन्होंने प्रशंसकों से ऑनलाइन फैन वॉर की संस्कृति से दूर रहने का आग्रह किया, जो तेलुगु सिनेमा के प्रशंसकों के बीच अक्सर देखी जाती है। ऑनलाइन जहरीले और अपमानजनक न बने। मेरा किसी भी हीरो से कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है और मैं उनकी फिल्में की सफलता की तहे दिल से कामना करता हूं। जब तक सभी की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं होंगी, सिनेमा जगत का फल फूल नहीं सकता। पवन के खचाखच भरे हॉल ने में कहा। तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक होने के बावजूद उनके भाषणों में अक्सर शालीनता और संवेदनशीलता झलकती है। पवन कल्याण की आगामी फिल्म उस्ताद भगत सिंह के निर्माताओं ने शनिवार शाम को बहुप्रतीक्षित ट्रेलर जारी कर दिया और वाकई यह ट्रेलर भरपूर मनोरंजन का वादा करता है, जिसमें शक्ति, एक्शन और पावर की खास अदाओं देखने को मिलेंगी। उस्ताद भगत सिंह के ट्रेलर में पवन कल्याण अपने बेहतरीन अंदाज में नजर आ रहे हैं। दमदार डायलॉग से लेकर एक्शन सीक्वेंस और मनोरंजन फ्लो तक, ट्रेलर की एंडिंग शानदार और दर्शकों को खूब प्रभावित करती है। पवन अपने खास करिश्माई अंदाज से फिल्म को लेकर उत्सुकता को और भी बढ़ा देते हैं और निर्देशक हरीश शंकर ने एक बार फिर जनहितकारी फिल्मों बनाने और पवन को उसी रूप में पेश करने की अपनी क्षमता साबित कर दी है, जिस रूप में प्रशंसक उन्हें बड़े पर्दे पर देखना पसंद करते हैं। उस्ताद भगत सिंह का ट्रेलर देखते ही प्रशंसकों के दिल को छू गया। यह ट्रेलर प्रशंसकों के लिए बड़े पर्दों पर एक शानदार अनुभव का संकेत देता है। फिल्म से अब तक जारी किए गए विभिन्न प्रचार सामग्री में पवन को एक दमदार और प्रभावशाली भूमिका दिखाया गया है। ब्लॉकबस्टर फिल्म दे कॉल हिम ओजी के बाद अभिनेता उस्ताद भगत सिंह में से एक शक्तिशाली पुलिस वाला अधिकारी रूप में अपने बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उस्ताद भगत सिंह 19 मार्च को भव्य रिलीज के लिए तैयार पवन कल्याण अभिनेता यह फिल्म रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर धुरंधर द रिवेंज से मुकाबला करेगी। त्योहारी सीजन में दोनों फिल्मों की भारी भीड़ जुटाने की उम्मीद है। इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने एक सरकारी आदेश पारित कर उस्ताद भगत सिंह के लिए सुबह 4 बजे से लाभप्रद शो आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इसके टिकट की कीमत 500 रुपये तक तय की गई है। फिल्म की टिकट की कीमतों में 10 दिनों के लिए बढ़ोतरी की भी अनुमानित दी गई है। सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में 100 रुपये और मल्टीप्लेक्स में 125 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। टिकट की कीमतों में यह बढ़ोतरी 19 मार्च से 28 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। बहुप्रतीक्षित तेलुगु एक्शन फिल्म उस्ताद भगत सिंह के निर्माताओं ने फिल्म की दूसरी सिग्नल के बारे में जानकारी जारी कर दी है। इस घोषणा वीडियो ने फिल्म की रिलीज से पहले प्रशंसकों के बीच नई उत्सुकता जगा दी है। अरादा ऑफ उस्ताद नामक इस आगामी गाने को एक शक्तिशाली एथम के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जो मुख्य अभिनेता पवन कल्याण की दमदार स्क्रीन फ्रेंचाइजी को दर्शाता है। पहले सिंगल देख लेंगे साला की सफल लॉन्चिंग के बाद, जिसमें पवन कल्याण ने ऊर्जावान प्रदर्शन ने प्रशंसकों को उत्साह से भर दिया। टीम अब अपने अगले गाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रख्यात संगीत निर्देशक देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित यह नया गाना 22 फरवरी को रिलीज होने वाला है और नायक के दमदार व्यक्तित्व को अनुरूप एक जोशीला और प्रभावशाली संगीत पेश करने का वादा करता है। हाल ही में जारी किए गए और ऑफ उस्ताद प्रमोशनल पोस्टर ने इस थीम को और भी पुख्ता कर दिया है कि इसमें पवन कल्याण पीछे से एक आकर्षित पोशाक में नजर आ रहे हैं और ऊपर उठे हाथों के विशाल समूह को संबोधित कर रहे हैं, जो एकता, ऊर्जा और भीड़ में एक शैली जोश का प्रतीक है। ऐसा दृश्य संकेत देता है कि यह गाना न केवल फिल्म का साउंड ट्रैक होगा, बल्कि फिल्म के नायक का जश्न मनाने वाला एक भावपूर्ण गीत भी होगा। हरिशंकर द्वारा निर्देशित और मंत्रिपुर मेकर्स द्वारा निर्मित फिल्म उस्ताद द भगत सिंह में श्रीलीला और राशि खन्ना भी अहम भूमिका में हैं। एक मास एंटरटेनर के रूप में पेश की जा रही यह फिल्म 26 मार्च 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिससे यह इस सीजन की सबसे बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई है। फिल्म में पवन कल्याण मुख्य भूमिका में है, साथ ही श्रीलीला, राशि खन्ना और आशुतोष राणा सहायक भूमिका में हैं। उस्ताद भगत सिंह एक एक्शन से भरपूर फिल्म है, जिसमें हालिया प्रमोशन देख लेंगे साला गाने से शुरू हुआ है
और यह एक बड़ा आकर्षण बन गया है। पवन कल्याण अभिनेता फिल्म उस्ताद भगत सिंह अपनी दमदार पुलिस थ्रिलर शैली के लिए जानी जाती है और दर्शकों को एक शानदार अनुभव देने का वादा करती है। हरीश शंकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म शूटिंग के लिए अंतिम चरण में है और अपने शानदार दृश्यों के लिए काफ़ी सुर्खियां बटोर चुकी है। पुरस्कृत विजेता प्रोडक्शन डिजाइनर आनंद साई हमें भव्य सेटों के निर्णय की एक झलक दिखाते हैं। आनंद बताते हैं कि पवन कल्याण अभिनेता फिल्म के उस्ताद भगत सिंह के सभी दृश्य रंगीन और जीवंत दिखाना चाहिए थे। फिल्म के लिए 15 से अधिक सेट बनाए गए हैं, जिनमें कार्निकल सेट, मंदिर की गली, रथ, पुलिस स्टेशन, सुनसान चर्चा, अस्पताल, जंगल जैसे सेट, गुफा में झरना और नायिका का छात्रावास शामिल है। आनंद को गाने के लिए सेट डिजाइन करना बेहद पसंद है। उन्होंने फिल्म निर्माताओं से 2 गानों देख लेंगे साला और गुदुम्बा के लिए अलग से छायाकार रवि वर्मन को नियुक्त करने का अनुरोध किया। सुपरहिट गाने देख लेंगे साला के लिए आनंद ने पार्टी जैसा माहौल बनाया। मैं चाहता था कि हर फ्रेम किसी पेंटिंग जैसा हो और रंगीन हो, इसलिए मैं एक कैसीनो जैसा सेट डिजाइन किया जिसमें ऊपर द टच इसमें पूरी तरह से लड़की का काम है और एक दीवार पर घड़ी है जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी लाइटें हैं लगी हैं। सेट का और ज़्यादा असली दिखाने के लिए मैंने उस पर भित्ति चित्र बनाए। गुंडुम्बा गाने के लिए सेट पर करीब 1000 डांसर मौजूद थे। सेट बनने में लगभग 30 दिन लगे। पवन ने खूब मस्ती की और दोनों गानों पर डांस का भरपूर आनंद लिया। सेट चाहे कितना भी भव्य क्यों ना हो, हीरो को ही सबसे अलग दिखाना चाहिए। फ्रेम और कलर पैलेट कहानी के अनुरूप होना चाहिए। हमें बांस की लड़ाई का एक सीन डिजाइन किया गया और यह शानदार निकलता है। एक्शन सीक्वेंस को डिजाइन करने के लिए हमने बांस से भरे कई ट्रक मंगवाए थे। प्रोडक्शन डिजाइनर के अनुसार कलाकृति वास्तविक दिखनी चाहिए, न कि किसी सेट की वस्तु जैसी। कलाकृति फिल्म की कहानी को निखारने और दर्शकों को एक गहन अनुभव प्रदान करने वाली होनी चाहिए। हमें कंसर्ट कला के माध्यम से निर्देशित के दृष्टिकोण को मूर्त कहानी के साथ जोड़ना चाहिए। इस मूवी की रिलीज डेट 19 मार्च 2026। रेट कलाकार हैं इसमें पवन कल्याण, श्रीलीला, राशि खन्ना, पार्थिवन, राव रमेश, केशव कुमार, के.एस. रवि कुमार और अन्य निर्देशक हरिशंकर के.एस. निर्माता नवीन रेयानी, रविशंकर यालामई चिल्ली, छायांकर आयान्ना बोस, संपादक कार्तिक श्रीनिवास। 14 साल के अंतराल के बाद पवन कल्याण और हरीश शंकर की एक नई फिल्म उस्ताद भगत सिंह के लिए फिल्म के साथ आए हैं। पुलिस पर आधारित यह एक्शन ड्रामा फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और जैसे इसे लेकर काफ़ी सकारात्मक चर्चा। जानिए फिल्म कहानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखने वाले चंदाला मर्री नल्ला नागप्पा पार्थिवन मौजूद मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के.एस. रवि कुमार की हत्या की योजना बनाते हैं। इसी बीच उनका बेटा कुछ समय के लिए नल्ला मल्ला जंगल में छुट्टियां मनाने जाता है, लेकिन रहस्यमय तरीके से लापता हो जाता है। जांच के दौरान यह पुष्टि हो जाती है कि उस्ताद भगत सिंह पवन कल्याण उसके लापता होने के पीछे लापता हो जाता है। लापता होने और वह कौन है, नंगप्पा और उसके बीच दरार किस बात से पैदा हुई है, किन परिस्थितियों ने इन घटनाओं को जन्म दिया है और उसका असली मकसद क्या है। फिल्म के इन सभी सवालों का जवाब देती है। निर्देशक अभिनेता की जोड़ी की फिल्म उस्ताद भगत सिंह को लेकर काफ़ी चर्चा है। पवन कल्याण की लंबे समय अंतराल के बाद डांस परफॉर्मेंस को लेकर उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है। पवन कल्याण ने अपने खास अंदाज में शानदार प्रदर्शन किया है। एक्शन सीक्वेंस में सहज दिखाते हैं जो प्रशंसकों को पसंद आएगा। उनकी संवाद शैली दमदार है, हालांकि कॉमेडी कभी कभार ही असरदार लगती है। पार्थिवन ने संयम को अभिनय किया है। हालांकि उनके किरदार में कोई दमदार प्रभाव नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी परिस्थिति दर्ज कराने में कामयाबी हासिल की है। पवन कल्याण के साथ उनके कुछ टकराव के दृश्य प्रभावी हैं। थोली प्रेम फिल्म के ई मन से गाने का रीमेक्स स्पष्ट रूप से प्रशंसकों को खुश करने वाला है और इस मामले में सफल भी होता है। महाकाली फाइट सीक्वेंस का एक दमदार हाई पॉइंट के रूप में उभरता है, जिसमें पवन कल्याण को एक शक्तिशाली छवि में प्रस्तुत किया गया है। श्रीलीला कुछ दृश्यों में शानदार प्रदर्शन करती हैं और स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत लगते हैं। दूसरे भाग में कुछ मनोरंजक दृश्य जो मुख्य रूप से एक्शन और संवाद प्रधान दृश्यों को भरपूर है और प्रशंसकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। नकारात्मक बिंदु, यह फिल्म जानी पहचानी व्यावसायिक शैलियों पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जिससे कथानात्मक का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। कहानी की नवीनता की कमी और यह एक सुरक्षित निर्धारित पैटर्न पर चलती है।
हरिशंकर ने सशक्त पटकथा लिखने की बजाय मुख्य अभिनेता को प्रसिद्धि दिलाने की प्राथमिकता दी है, जिससे फिल्म का समग्र प्रभाव सीमित हो जाता है। सहायक कलाकार को पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया। राव रमेश गौतमी और राशि खन्ना को सीमित भूमिकाओं मिली हैं। राशि खन्ना की भूमिका विशेष रूप से अनावश्यक लगती है और उसमें उचित समापन का अभाव है, जिससे उनके हिस्से अप्रभावी हो जाते हैं। फिल्म का पहला भाग कमजोर लेखन और अप्रभावी कॉमेडी के कारण बोझिल लगता है, जिससे यह खिंचा हुआ और असमान सा महसूस होता है। फिल्म में कुछ सुधार केवल बाद के हिस्सों में ही देखने को मिलता है। थमन का संगीत निराशाजनक है और बैकग्राउंड स्कोर और गाने दोहराव वाले लगते हैं, जिनमें उनके पहले से कम से स्पष्ट समानताएं हैं, जिनसे उनका अभाव कम हो जाता है। फिल्म में और आर्थिक भावनात्मक गहराई की गुंजाइश थी। श्रीलीला के किरदार को और अधिक सूक्ष्मता से लिखा जा सकता था, जबकि के.एस. रविकुमार ने अपनी भूमिकाओं में एक सटीक और प्रभावी अभिनय किया है। तकनीकी पहलू हरिशंकर के पास एक बेहतर फिल्म बनाने का मौका था, लेकिन उन्होंने एक अनुमानित कहानी को चुना। एक कसी हुई पटकथा से फिल्म एक समग्र परिणाम काफ़ी बेहतर हो सकता था। आयनक्का बोस की छायांकन ठीक ठाक है। थॉमन का संगीत औसत दर्जे का है और उसमें दोहराव साफ दिखता है। कार्तिक श्रीनिवास की संपादन शैली खासकर पहले भाग में और बेहतर हो सकती थी। प्रोडक्शन का स्तर ठीक है। कुल मिलाकर उस्ताद भगत सिंह एक फार्मूला आधारित एक्शन ड्रामा है, जो कुछ दर्शकों को पसंद आने वाले पल पेश करती है। पवन कल्याण की उपस्थिति और कुछ चुनिंदा एक्शन सीक्वेंस इसके पक्ष में काम करते हैं। हालांकि एक अनुमानित कहानी, कमजोर पहला भाग और अविकसित किरदार इसके पीछे खींचते हैं। यह प्रशंसकों को पसंद आ सकता है, लेकिन व्यापक दर्शकों के लिए यह एक सामान्य व्यावसायिक फिल्म ही रह जाती है। हरीश शंकर द्वारा निर्देशित उस्ताद भगत सिंह एक संपूर्ण व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है, जो एक्शन, हास्य और भावनाओं का मिश्रण है। पवन कल्याण की बड़े पर्दे पर वापसी के साथ फिल्म कई जानी पहचानी शैलियों पर आधारित है, लेकिन उनके दमदार उपस्थिति की कहानी को अंत तक रोचक बनाए रखती है। हरीश शंकर द्वारा निर्देशित उस्ताद भगत सिंह एक्शन, कॉमेडी और भावनाओं का मिश्रण है और यह एक व्यापक मनोरंजन प्रदान करती है। पवन कल्याण इसमें वापसी कर रहे हैं। फिल्म में कई जाने पहचाने तत्व इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन स्टार की दमदार उपस्थिति कहानी को आगे बढ़ाती है। के.एस. रविकुमार द्वारा अभिनीत चंद्रशेखर राव का एक शिक्षक है, जो बाद में मुख्यमंत्री बनते हैं। वे बचपन में एक अनाथ लड़के को देखभाल करते हैं और यही वह लड़का बड़ा होकर उस्ताद भगत सिंह पवन कल्याण बनता है। मुख्यमंत्री पर हुए हमले से घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू होती है, जिसके चलते भगत सिंह को कार्यवाही करनी पड़ती है। कहानी में रहस्य खलनायक नल्ला नागप्पा का परिचय कराया गया, जो मौजूदा संकट से जुड़ाव के कारण कथनात्मक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म का मुख्य बिंदु यह रहा कि भगत सिंह अपने सामने आने वाली समस्याओं को कैसे निपटाते हैं। पवन कल्याण ने दमदार अभिनय किया है और अपनी अनूठी शैली और आकर्षण से फिल्म को संभालता है। खासकर हास्य दृश्यों के दौरान वे अधिक सहज और मग्न नजर आते हैं, जो एक सुखद बदलाव है। हालांकि कहानी थोड़ी सामान्य लगती है, लेकिन उनके एक्शन सीन और भावनात्मक क्षण प्रभावी हैं। श्रीलीला एक चुलबुली और जीवंत प्रेमिका की भूमिका निभाती हैं। वह इस किरदार में बखूबी फिट बैठती हैं, लेकिन उनका किरदार कुछ ऐसा खास नहीं करता जो अपने पहले न देखा हो और हमें उन्हें थोड़ा समय के लिए ही नाचते हुए देखते हैं। फिल्म के पहले भाग में राशि खन्ना नजर आती हैं और कुछ हल्के फुल्के पल जोड़ती हैं, लेकिन दूसरे भाग में उनकी भूमिका बहुत कम है, जिससे उनका किरदार अधूरा सा लगता है। सहायक कलाकारों में आर पार्थिबन खलनायक की भूमिका में है, लेकिन उसके किरदार को अच्छी तरह से विकसित नहीं किया गया। राव रमेश, प्रभास, सीनू और सत्यम राजेश अपनी अपनी भूमिकाओं में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन गौतमी का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया। लेखन और निर्देशन, ऐसा लगता है कि हरीश शंकर उस राह पर लौट रहे हैं जिस पर उन्होंने पवन कल्याण के साथ गब्बर सिंह में काम किया था। यह फिल्म मनोरंजन और सामाजिक संदेशों का मिश्रण पेश करने की कोशिश करती है, हालांकि इसमें आध्यात्मिक भाव भी है। मुख्य किरदार अक्सर रिश्तों, अपवादों, अवसाद, देशभक्ति और समाज जैसे विषयों पर बात करता है और वह भी हास्यपूर्ण अंदाज में यह संतुलन कुछ जगहों पर उजागर करने लगता है, लेकिन कुल मिलाकर कहानी कुछ अटपटी सी लगती है। फिल्म की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह कहानियों को ऐसे तरीके से पेश करती है जो अब लोकप्रिय नहीं है। कुछ दृश्य मुझे पुराने व्यावसायिक फिल्मों की याद दिलाते हैं, क्योंकि यह नए या आधुनिक नहीं लगते। खासकर पहला भाग जल्दीबाजी में लगता है और महत्वपूर्ण भावनात्मक क्षणों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। फिल्म की रफ्तार दूसरे भाग में थोड़ी बेहतर है, लेकिन कहानी में भी अभी भी कई घिसे पिटे पहलू देखने को मिलते हैं।
महिला मुख्य किरदार का एक छोटा सा दृश्य ध्यान खींचता है, लेकिन ज़्यादातर ड्रामा पुराना और दोहराव वाला लगता है। कुछ उपकथाओं की कहानी में स्वाभाविक रूप से फिट होने के बजाय जल्दबाजी डाले गए प्रतीत होते हैं। प्रौद्योगिकी से संबंधित चीज़ें। देवी श्री प्रसाद का संगीत उम्मीदों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता, लेकिन कुछ गाने देखने में अच्छे लगते हैं। एस थामन का बैकग्राउंड संगीत तेज और आधुनिक है, लेकिन फिर भी ठीक है। फिल्म की छायांकन शैली अच्छी है, लेकिन कुछ दृश्यों से पता चलता है कि फिल्म पुरानी है। संपादन ठीक ठाक है, लेकिन बेहतर हो सकता था, खासकर पहले भाग में। उस्ताद भगत सिंह एक आम व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो काफ़ी हद तक अपने मुख्य अभिनेता पर निर्भर करती है। पवन कल्याण की अभिनय और कुछ हास्य दृश्यों के कारण फिल्म देखने लायक है, लेकिन यह बहुत ही अनुमान लगाने योग्य, बहुत पुराने ज़माने और नवीनता से रहित है। अंत में यह फिल्म मुख्य रूप से अभिनेता के प्रशंसकों को पसंद आएगी, न कि उन लोगों को जो कुछ नया तलाश रहे हैं। निर्देशक हरिशंकर, कलाकार पवन कल्याण, राशि खन्ना, श्रीलीला पार्थिवन। निर्माण मिस्त्री मूवी मेकर्स। बहुप्रतीक्षित फिल्म उस्ताद भगत सिंह पवन कल्याण और हरिशंकर का गब्बर सिंह के बाद एक साथ लाती है। हालांकि इस बार फिल्म दमदार और दिलचस्प कहानी के बजाय स्टार की छवि पर ज़्यादा केंद्रित है। निर्देशक हरिशंकर ने 2012 में पवन कल्याण के साथ गब्बर सिंह जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। उस समय पवन कल्याण को एक दमदार वापसी की ज़रूरत थी, और हरिशंकर ने लेखन शैली जिसमें चुटीले संवाद, मनोरंजन और अत्याचारी जैसे यादगार दृश्य शामिल थे, फिल्म की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि यह दबंग और रीमेक थी, हरीश ने इसमें पर्याप्त बदलाव किए जिससे इसे एक नया और मनोरंजक रूप मिला। 14 साल के अंतराल के बाद पवन कल्याण उस्ताद भगत सिंह के लिए फिर से एक साथ आए हैं, जो उगादी के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हालांकि पवन कल्याण अब राजनीतिक और जनसेवा के सक्रिय रूप से शामिल हैं, इसलिए वे इस प्रोजेक्ट के लिए सीमित समय दे पाए, और इसका असर फिल्म के में समग्र निर्माण पर साफ तौर पर दिखाई देता है। निर्देशक हरिशंकर ने 2012 में पवन कल्याण के साथ गब्बर सिंह जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। उस समय पवन कल्याण को एक दमदार वापसी की ज़रूरत थी, और हरिशंकर के लेखन शैली जिसमें चुटीले संवाद, मनोरंजन और अत्याचारी जैसे यादगार दृश्य शामिल थे, फिल्म की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि यह दबंग और रीमेक थी, हरीश ने इसमें पर्याप्त बदलाव किए जिससे इसे एक नया और मनोरंजक रूप मिला। भगत सिंह पवन कल्याण एक पूर्व पुलिस अधिकारी नल्ला माला जंगल की में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक धनी व्यापारी अपनी छोटी बेटी के विवाह पूर्व समारोह के लिए जंगल के गेस्ट हाउस में आता है। उनकी बड़ी बेटी श्लोका, राशि खन्ना, ब्रेकअप के बाद भावनात्मक रूप से परेशान है। भगत को उनके प्रवास के दौरान परिवार की सुरक्षा अनुसूचित करने का दायित्व सौंपा जाता है। इसी बीच मुख्यमंत्री का बेटा चिराग राव रमेश के निमंत्रण पर एक निजी पार्टी के लिए जंगल में जाता है। अचानक भगत मुख्यमंत्री के बेटे का अपहरण कर उसे जंगल में छिपा देता है। पुलिस की मदद लेने के बजाय मुख्यमंत्री पार्थिवन इलाके में सक्रिय एक उग्रवादी समूह से मदद मांगता है। भगत सिंह को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए क्या प्रेरित करता है? उनका अतीत क्या है? उग्रवादी समूह से उनका क्या संबंध है? और लीला श्रीलीला उनके जीवन में क्या भूमिका निभाती हैं? यह प्रश्न ही कहानी का मूल आधार है। हरिशंकर की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उनके लेखन क्षमता रही है, लेकिन यहाँ वे सीमित दायरे में काम करते नजर आते हैं। कहानी बिखरी हुई सी लगती है, जिसका मुख्य कारण यह है कि फिल्म की शूटिंग मुख्य अभिनेता की उपलब्धि के आधार पर अलग अलग चरणों में की गई थी। सहज प्रभाव के बजाय कहानी टुकड़ों में बंटी हुई सी लगती है। पहला भाग विशेष रूप से कमज़ोर है, जो नीरस दृश्यों और पुराने ज़माने की कॉमेडी से भरा हुआ है। एक महत्वपूर्ण हिस्सा भगत सिंह की पृष्ठभूमि को स्थापित करने की व्यवस्थित होता है, लेकिन यह अपेक्षित प्रभाव पैदा करने में विफल रहता है। सत्यम, राजेश, प्रवीण और प्रभास श्रीनु से जुड़े कॉमेडी सीन बेसब्री से साबित होते हैं और कहानी की गति को और धीमा कर देते हैं। एक और बड़ी कमी पवन कल्याण की सार्वजनिक छवि पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना है। कई दृश्य कहानी को आगे बढ़ाने के बजाय उनकी विचारधारा और राजनीतिक व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए ही डाले गए हैं। प्रतीत होते हैं ये दृश्य जल्दीबाजी के लगते हैं और कथा प्रवाह को बंधित करते हैं। हालांकि ऐसे तत्व कुछ प्रशंसकों को पसंद आ सकते हैं, लेकिन ये फिल्म के समग्र प्रभाव को कम कर देती है। फिल्म फिर भी कुछ दृश्य ऐसे हैं जो असरदार हैं। मुख्यमंत्री के बेटे के अपहरण से जुड़े एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन ढंग से फिल्माए गए हैं और काफ़ी दिलचस्प हैं। दूसरे भाग में पवन कल्याण और श्री लैला के बीच का रोमांटिक ट्रैक अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। लोलो थी प्रेमा खुशी जैसी फिल्मों के संदर्भों में सहित पुरानी यादों से जुड़े तत्वों का प्रयोग प्रशंसकों को यह पसंद आ सकता है। हालांकि कभी कभी ये दोहराव वाले लग सकते हैं।
पवन कल्याण ने अपने जाने माने करिश्मा और दमदार अदाकारी से इस किरदार को जीवंत कर दिया है। उनकी हास्य व्यंग्य शैली कुछ जगहों पर कारगर साबित होती है और एक गाने में उनका नृत्य प्रशंसकों को पसंद आएगा। एक्शन दृश्यों में भी वे प्रभावी हैं। श्रीलीला को बेहतर भूमिका मिली है और पवन कल्याण के साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी है। हालांकि उनके किरदार का विकास सीमित है। दुर्भाग्य से राशि खन्ना को पर्याप्त अवसर नहीं मिला और उन्हें अभिनय करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। खलनायक के रूप में पार्थिवन की अभिनय में गहराई की कमी है और तेज डबिंग उनके प्रदर्शन को भी खराब कर देती है। के.एस. रवि कुमार भगत के गुरु के रूप में विश्वसनीय लगते हैं। राव रमेश एक अलग भूमिका में अपनी छाप छोड़ते हैं और अन्यथा आसमान कथानक में कुछ राहत प्रदान करते हैं। सत्यम राजेश, प्रवीण और प्रभास श्रीनु सहित बाकी सहायक कलाकार कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाते। फिल्म में देवी श्री प्रसाद का संगीत सबसे बड़ी निराशाओं में से एक है। एक गाने को छोड़कर बाकी संगीत कोई खास छाप नहीं छोड़ता, जो पवन कल्याण के साथ उनके पिछले सफल सहयोग को देखते हुए आश्चर्यजनक है। हालांकि एस थामन का बैकग्राउंड स्कोर कुछ अहम पलों में जान डालता है, क्योंकि जब हीरो इतना स्ट्रांग हो तो विलन भी उतना ही दमदार होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद फिल्म आपको बोर नहीं करती, क्योंकि हर 10-15 मिनट में एक नया हाई मोमेंट डाल दिया जाता है। कभी एक्शन, कभी इमोशन, कभी डायलॉग, और यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है। एक तरफ सिस्टम है जो सड़ चुका है और दूसरी तरफ एक आदमी जो उसे बदलना चाहता है, और यही कनेक्टिविटी फिल्म को आगे बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि फ्लैशबैक में जो रिश्ता दिखाया गया है भगत सिंह और मुख्यमंत्री के बीच, वही आगे चलकर फिल्म का सबसे बड़ा रिवील बनता है। और जब ये सच सामने आता है तो कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। तो दोस्तों, यहाँ हमने कहानी उस बड़े मोड़ पर पहुंचती है। अब वहीं से कहानी एकदम नई दिशा पकड़ लेगी, क्योंकि जैसे ही फ्लैशबैक और प्रेजेंट टाइम आपस में जुड़ने लगते हैं, वैसे ही फिल्म का असली गेम शुरू होता है। और यहाँ से पवन कल्याण का किरदार भगत सिंह सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं रह जाता, बल्कि एक मिशन बन जाता है। एक ऐसा मिशन जो सिस्टम की जड़ों को हिला कर रख देने वाला है। अब कहानी हमें दिखाती है कि जिस मुख्यमंत्री पर हमला हुआ था, उनका और भगत सिंह का रिश्ता सिर्फ एक आम नेता और पुलिस ऑफिसर का नहीं था, बल्कि वो एक गुरु शिष्य जैसा रिश्ता था। वहीं गुरु जिन्होंने अनाथ बच्चों को अपनाकर उसे भगत सिंह बनाया था, और यही कनेक्शन फिल्म का सबसे इमोशनल और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। लेकिन जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, वैसे ही कहानी में पॉलिटिक्स गेम भी गहरा होता जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ बदले की लड़ाई नहीं रह जाती, बल्कि ये सत्ता, विश्वास और धोखे की कहानी बन जाती है। और यहीं पर एंट्री होती है असली खलनायक की, एक ऐसा नेता जो बाहर से तो देशभक्ति की बातें करता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह भ्रष्ट और खतरनाक है। उसका मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी गंदी चालें क्यों न चलनी पड़े। और यहीं से दोस्तों शुरू होता है फिल्म का सबसे इंटेंस हिस्सा, जहां हर सीन में एक नया ट्विस्ट आता है। एक तरफ भगत सिंह अपने गुरु की जान बचाने और सच सामने लाने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ विलन अपनी चालों से पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। और इन दोनों के बीच जो टकराव होता है वो स्क्रीन पर अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देता है। अब इसी बीच फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जो सीधे दर्शकों के दिलों पर असर डालते हैं। खासकर वो सीन जहां भगत सिंह एक लड़की के साथ हुए अन्याय के खिलाफ अकेले खड़ा होता है और पूरा सिस्टम उसके खिलाफ हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो कहता है, कानून अगर इंसाफ नहीं दे सकता तो इंसाफ मैं खुद दूंगा। और ये डायलॉग थिएटर में तालियों और सीटियों की गूंज पैदा कर देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर फिल्म थोड़ा ज़्यादा मेलोड्रामेटिक हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि कहानी को मजबूरी में खींचा जा रहा है। कुछ सीन्स ज़रूरत से ज़्यादा लंबे लगते हैं और यही चीज़ फिल्म का पेसिंग को थोड़ा स्लो कर देती है। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं कि अब फिल्म थोड़ी डाउन हो रही है, तभी एक बड़ा एक्शन सीक्वेंस आ जाता है जो आपको फिर से एक्साइट कर देता है। और यही इस फिल्म की खासियत है, ये आपको कभी पूरी बोर नहीं होने देती। अब बात करें श्रीलीला के किरदार की, तो उनका रोल यहाँ थोड़ा और खुलता है। वो सिर्फ एक रेडियो जॉकी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी लड़की है जो सच में वो दुनिया के सामने लाने की हिम्मत रखती है। और उनका और भगत सिंह का कनेक्शन भी धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। लेकिन यहाँ भी एक कमी नज़र आती है, उनका कैरेक्टर जितना स्ट्रांग हो सकता था उतना बनाया नहीं गया। वहीं रश्मिका खन्ना का किरदार भी कहानी में इमोशनल बैलेंस लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाता। और यहीं पर आपको समझ आता है कि ये
फिल्म पूरी तरह से एक वन मैन शो है। यहाँ हर चीज़ पवन कल्याण के इर्द गिर्द घूमती है और वो हर बार अपने करिश्मे से इसे संभाल भी लेता है। अब फिल्म के सेकंड हाफ में हमें कई ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं जहाँ डायरेक्टर हरिशंकर ने सोशल मैसेज देने की कोशिश की है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, महिला सुरक्षा हो या देशभक्ति, हर मुद्दे को टच किया गया है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि ये सब कुछ एक साथ डाल दिया गया है जिससे कहानी थोड़ा बिखरी हुई लगती है। फिर भी कुछ सीन्स ऐसे हैं जो काफ़ी इम्पैक्टफुल हैं, खासकर वो क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने वाला हिस्सा जहाँ भगत सिंह अकेले पूरे सिस्टम से भिड़ जाता है। और यहाँ पर जो एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से मास ऑडियंस के लिए बनाए गए हैं। लो मोशन शॉट्स, हाई वैल्यू बैकग्राउंड म्यूजिक और पावरफुल डायलॉग सब कुछ आपको सीट से उठकर चिल्लाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लॉजिक ढूंढने बैठोगे तो यहाँ आपको निराशा ही मिलेगी, क्योंकि फिल्म कई जगहों पर लॉजिक को साइड में रखकर सिर्फ एंटरटेनमेंट पर फोकस करती है। और यही वजह है कि कुछ लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी और कुछ लोगों को ये ओवर द टॉप लगेगी। अब जैसे जैसे कहानी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे सस्पेंस भी बढ़ता जाता है। क्या भगत सिंह अपने गुरु को बचा पाएगा? क्या वो असली गुनहगार को बेनकाब कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिस्टम कभी बदलेगा? और दोस्तों, इन्हीं सवालों का जवाब हमें मिलता है फिल्म के फाइनल क्लाइमैक्स में, जो कि पूरी तरह से इमोशनल और एक्शन का मिक्स है। लेकिन क्लाइमैक्स तक पहुंचने से पहले फिल्म हमें एक ऐसा ट्विस्ट देती है जो पूरी कहानी का नज़रिया बदल देता है। तो दोस्तों, अब कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे अहम मोड़ पर, जहां हर राज खुलने वाला है और हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। और यहीं से शुरू होता है फिल्म का सबसे पावरफुल और इमोशनल क्लाइमैक्स, जहां पवन कल्याण यानी भगत सिंह अब सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक पूरी क्रांति बन चुका है। क्योंकि जैसे ही उसे ये सच्चाई पता चलती है कि उसके गुरु पर हुआ हमला सिर्फ एक पॉलिटिक्स साजिश नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी गेम का हिस्सा है जिसमें सिस्टम के बड़े बड़े लोग शामिल हैं, उसका गुस्सा और भी खतरनाक हो जाता है। और यहीं पर फिल्म हमें दिखाती है कि उसका सबसे बड़ा रॉ और सबसे बड़ा अनकंट्रोल्ड रूप अब वो कानून के दायरे में रहकर यही नहीं बल्कि अपने तरीके से न्याय देने निकल पड़ता है। और यहीं दोस्तों वो मोमेंट है जहां से यह फिल्म पूरी तरह मास ब्लास्ट मोड में चली जाती है। एक के बाद एक दमदार एक्शन सीक्वेंस, बैकग्राउंड में गूंजता हुआ हाई वोल्टेज म्यूजिक और हर सीन में पावरफुल डायलॉग्स, ये सब मिलकर क्लाइमैक्स को एक फुल पैसा वसूल एक्सपीरियंस बना देते हैं। लेकिन इस सब के बीच में फिल्म हमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देती है जब ये खुलासा होता है कि असली विलन सिर्फ वो नेता नहीं जिसे हम शुरुआत से देख रहे थे, बल्कि उसके पीछे और भी बड़े लोग हैं जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। और यही ट्विस्ट कहानी को एक नई गहराई देता है। अब भगत सिंह की लड़ाई सिर्फ एक इंसान से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से है और यहीं पर उसकी असली परीक्षा होती है। अब कहानी में एक बहुत बड़ा इमोशनल सीन्स आता है जहां उसका गुरु, जो अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, उसे आखिरी बार समझाता है कि लड़ाई सिर्फ दुश्मनों से नहीं अपने अंदर के गुस्से से भी होती है। और ये लाइन भगत सिंह को अंदर से झंझोर देती है और यहीं से उसका किरदार में एक बदलाव आता है। अब वो सिर्फ बदला लेने वाला इंसान नहीं बल्कि एक सच्चा लीडर बन जाता है। और दोस्तों, इसी बदलाव के साथ फिल्म अपने फाइनल बैटल की तरफ बढ़ती है जहां भगत सिंह अकेले ही दुश्मनों के पूरे नेटवर्क को ख़त्म करने निकल पड़ता है। और यहाँ पर जो फाइट सीन्स दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से सेंटीमार हैं। हर पंच, हर किक, हर डायलॉग पर थिएटर में तालियां बजती हैं। खासकर वो सीन जहां वो एक ही लाइन में कहता है, ये वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, ये मेरी पहचान है। ये सीन्स फैंस के दिल में के लिए फैंस के लिए एक फेस्टिवल जैसा बन जाता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों इस सब के बीच फिल्म एक और इमोशनल पंच देती है जब कुछ निर्दोष लोगों की जान चली जाती है और ये दिखाया जाता है कि किसी भी लड़ाई में सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि आम लोग भी प्रभावित होते हैं। और यही चीज़ फिल्म को सिर्फ एक एक्शन मूवी से उठकर एक इमोशनल ड्रामा बना देती है। अब क्लाइमैक्स का सबसे बड़ा मोमेंट आता है जब भगत सिंह और असली मास्टरमाइंड आमने सामने होते हैं। और यहाँ पर दोनों के बीच जो डायलॉग होते हैं वो फिल्म का सबसे बड़ा हाई पॉइंट बन जाते हैं। एक तरफ पावर स्टार, पॉलिटिक्स और करप्शन का घमंड, दूसरी तरफ सच्चाई, ईमानदारी और न्याय की ताकत, और अंत में जीत उसी की होती है जो सही है। और इसी के साथ भगत सिंह पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर देता है। सारे सबूत सामने आ जाते हैं और जो लोग पर्दे के पीछे से खेल रहे थे वो सब बेनकाब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, फिल्म यहाँ एक और अलग ट्विस्ट देती है। भगत सिंह इस जीत के बाद भी खुश नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि सिस्टम की पूरी तरह बदलना इतना आसान नहीं है।
और यही रियलिटी इस फिल्म को थोड़ा अलग बनाती है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी ड्यूटी जारी रखता है, एक नए मिशन के साथ, एक नई सोच के साथ, और यही मैसेज देता है कि लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, उसे बस लड़ते रहना पड़ता है। अब अगर बात करें फिल्म के ओवरऑल रिव्यू की, तो उस्ताद भगत सिंह एक परफेक्ट मास एंटरटेनर है, जिसमें हमें हर वो एक कमर्शियल फिल्म होनी चाहिए। एक्शन, ड्रामा, इमोशन, रोमांस और पावरफुल डायलॉग, लेकिन इसके साथ ही इसमें कुछ कमियां भी हैं। कहानी कई जगहों पर प्रेडिक्टेबल और कुछ क्रिएटर्स को पूरी तरह डेवलप नहीं किया गया और कई सीन ओवर द टॉप लगते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप पवन कल्याण के फ़ैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक फेस्टिवल से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने हर सीन में अपना 100% दिया है और अपने करिश्मे से फिल्म को संभाल लिया है। वहीं हरीश शंकर का डायरेक्शन भी ठीक ठाक है। उन्होंने फैंस को ध्यान में रखकर फिल्म बनाई है और कहीं कहीं वो इसमें सफल भी होते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की जान है, जो हर सीन को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये फिल्म एक वन टाइम वॉच से कहीं ज़्यादा है। अगर आप इससे मास सिनेमा पसंद करते हैं तो आपको एंटरटेन करेगी, आपको एक्साइट करेगी और कुछ जगहों पर आपको इमोशनल भी कर देगी। और यही इसकी सबसे बड़ी जीत है कि इस पवन कल्याण जिस तरह से अपना एक्शन और डायरेक्शन देते हैं, तो कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां पर उस्ताद भगत सिंह सिर्फ एक साधारण पुलिस स्टोरी नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसी जंग बन जाती है जिसमें एक इंसान अपने अतीत, अपने वादों और अपने सिद्धांतों के बीच फंसा हुआ नजर आता है। और यहीं से भगत सिंह यानी पवन कल्याण का असली खेल शुरू होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के बेटे के गायब होने के बाद पूरा सिस्टम हिल जाता है। मीडिया से लेकर पुलिस विभाग तक हर जगह भगदड़ मच जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि खुद भगत सिंह इस पूरे मामले में शांत दिखाई देते हैं, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है, और यही चीज़ उसे एक साधारण पुलिस ऑफिसर से अलग बनाती है। अब फिल्म फ्लैशबैक और प्रेजेंट टाइम के बीच लगातार स्विच करती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक छोटे से आदिवासी लड़के को के.एस. रवि कुमार का किरदार अपनाता है और उसे भगवत गीता और भगवत सिंह के आदर्शों से प्रेरित करता है। यही वह नींव होती है जो आगे चलकर उसे एक निडर और बेखौफ इंसान बनाती है। लेकिन कहानी यहाँ सिर्फ प्रेरणा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे यह दिखाती है कि सिस्टम की गंदगी और राजनीति का काला चेहरा किस तरह से एक ईमानदार इंसान को भी कठोर फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। अब वर्तमान में वापस आते हैं, जहां नंगप्पा यानी राह पार्थुबन अपने बेटे को ढूंढने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार हो जाता है। वह पुलिस पर भरोसा नहीं करता और खुद अपने तरीकों से जांच शुरू करता है। यहीं पर फिल्म में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, जब पता चलता है कि भगत सिंह और नायप्पा के बीच सिर्फ दुश्मनी नहीं, बल्कि एक पुराना कनेक्शन भी है, जो धीरे धीरे परत दर परत खुलता है। इसी दौरान फिल्म में कई हाई वोल्टेज एक्शन सीक्वेंस आते हैं, खासकर जंगल वाला ट्रैक, जहां भगत सिंह अकेले ही दुश्मनों के पूरे गैंग को खत्म कर देता है। ये सीन थिएटर में सीटी और तालियों के लिए बनाए गए हैं। और यहाँ श्री लीला की एंट्री कहानी में थोड़ा हल्कापन लाती है। उसका किरदार लीला एक रेडियो जॉकी का होता है, जो भगत सिंह की व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाती है। दोनों के बीच के ये सीन कुछ जगहों पर कच्चे लगते हैं, लेकिन कई बार ये मुख्य कहानी से ध्यान भटकाते भी हैं। वहीं रसीमुल्लाह खन्ना का ट्रैक पहले हाफ में आता है, जो इमोशनल एंगल देने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पूरी तरह डेवलप नहीं किया गया। अब कहानी का सबसे इंटेंस हिस्सा शुरू होता है, जहां भगत सिंह का असली मकसद सामने आने लगता है। दरअसल मुख्यमंत्री के बेटे का अपहरण सिर्फ एक बदला नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश को उजागर करने का तरीका होता है। भगत सिंह जानता है कि सिस्टम के अंदर बैठे लोग ही असली दुश्मन हैं, और अगर उन्हें बाहर निकालना है तो उसे नियमों से हटकर खेलना होगा। यही फिल्म का टोन पूरी तरह बदल जाता है और यहाँ एक मास एंटरटेनर से एक रिवेंज ड्रामा में बदलने लगती है। लेकिन इसी बीच फिल्म कुछ जगहों पर कमज़ोर भी पड़ती है, क्योंकि कहानी बार बार हीरो को हाईलाइट करने के लिए रुक जाती है, जिससे नरेटिव फ्लो टूटता है। फिर भी जब पवन कल्याण स्क्रीन पर आते हैं, फिल्म जाने आ जाती है। उनके डायलॉग जैसे देश के खिलाफ जो खड़ा होगा वो मिटा दिया जाएगा जैसे संवाद दर्शकों को खूब पसंद आते हैं। अब सेकंड हाफ में फिल्म पूरी तरह एक मिशन मोड में चली जाती है, जहां भगत सिंह एक एक करके उन लोगों को ख़त्म करता है जो पूरे भ्रष्ट नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। और यहीं पर एक बड़ा इमोशनल ट्विस्ट आता है, जो उसके गुरु यानी मुख्यमंत्री से जुड़ा होता है। यह खुलासा कहानी को एक नया आयाम देता है
और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर सही और गलत के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। लेकिन फिल्म इस गहराई को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाती और जल्दी ही फिर से एक्शन मोड में लौट जाती है। क्लाइमैक्स में एक बड़ा कन्फ्रंटेशन होता है जहां भगत सिंह और नंगप्पा आमने सामने होते हैं। यह सीन काफ़ी ड्रामेटिक है लेकिन थोड़ा प्रेडिक्टेबल भी लगता है। अंत में भगत सिंह अपने मिशन को पूरा करता है, लेकिन कहानी यह सवाल छोड़ जाती है कि क्या उसका तरीका सही था या नहीं। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत भी है और कमजोरी भी, क्योंकि जहां एक तरफ यह एक पुल मसाला एंटरटेनर है, वहीं दूसरी तरफ यह एक गहरी कहानी बनने का मौका भी खो देती है। तो कहानी अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर आ चुकी होती है जहां उस्ताद भगत सिंह सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक विचारधारा की लड़ाई बन जाती है। और इसी फेज में पवन कल्याण का किरदार पूरी तरह से अपने असली रूप में सामने आता है, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली खेल तो अब शुरू होता है जब भगत सिंह खुलेआम सिस्टम को चुनौती देता है और यह साफ कर देता है कि वह किसी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ न्याय के लिए काम करता है। इसी दौरान फिल्म में कई ऐसे सीन आते हैं जहां उसका कैरेक्टर एक एंट्री हीरो की तरह भी नज़र आता है, क्योंकि वह कानून का पालन करने के बजाय अपने नियम बनाता है और यही चीज़ कहानी को थोड़ा डार्क और इंटेंस बनाती है। अब नंगप्पा यानी राह पार्थबिन भी पूरी ताकत के साथ वापसी करता है। अब सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक खतरनाक दुश्मन बन चुका होता है जो किसी भी कीमत पर भगत सिंह को ख़त्म करना चाहता है। दोनों के बीच का टकराव अब सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि आइडियोलॉजी का बन चुका होता है और यही टकराव फिल्म का क्लाइमैक्स को और ज़्यादा दमदार बनाता है। इसी बीच श्री लीला का किरदार एक अहम मोड़ पर आती है जहां वह भगत सिंह के फैसले पर सवाल उठाती है। वह उससे समझाने की कोशिश करती है कि हर लड़ाई बंदूक से नहीं जीती जाती, लेकिन भगत सिंह जवाब देता साफ होता है कि जब सिस्टम ही गूंगा हो जाए तो आवाज़ उठाने के लिए शोर करना पड़ता है। यह डायलॉग फिल्म का सबसे पावरफुल मोमेंट में से एक बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ रसीमा खन्ना का किरदार भले ही कम स्क्रीन टाइम में हो, लेकिन उसका इमोशनल कनेक्शन कहानी को एक अलग लेयर देता है। खासकर एक सीन में जहां वह भगत सिंह के अतीत को याद करते हुए बताती है कि कैसे एक इंसान धीरे धीरे सिस्टम से लड़ते लड़ते खुद सिस्टम जैसा बन जाता है। यह सीन फिल्म की थीम को गहराई देता है। अब फिल्म का प्री क्लाइमैक्स शुरू होता है जहां भगत सिंह बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी करता है। यह ऑपरेशन सिर्फ नांगप्पा को ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि पूरे भ्रष्ट नेटवर्क को उजागर करने के लिए होता है। इस दौरान कई धमाकेदार एक्शन सीन देखने को मिलते हैं, खासकर वह सीक्वेंस जहां वह अकेले ही दुश्मनों के ठिकाने में घुसकर तबाही मचाता है। यह सीन पूरी तरह मांस ऑडियो को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक और स्लो मोशन शॉट्स इस सीन को और भी ज़्यादा एंगेजिंग बना देते हैं। अब क्लाइमैक्स में भगत सिंह और नंगप्पा आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है जहां नंगप्पा अपने नज़रिए को सही ठहराने की कोशिश करता है और भगत सिंह उसे बताता है कि सत्ता का असली मतलब सेवा होता है, न कि डर फैलाना। यह सीन काफ़ी पावरफुल है लेकिन कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल भी लगता है। अंत में भगत सिंह नंगप्पा को ख़त्म कर देता है, लेकिन यह जीत पूरी तरह खुशी नहीं देती क्योंकि उसने इस रास्ते में बहुत कुछ खो दिया होता है। फिल्म का एंड एक ओपन नोट पर होता है जहां भगत सिंह फिर से सिस्टम के खिलाफ खड़ा दिखाई देता है, जैसे उसकी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। यही एंडिंग दर्शकों को एक मैसेज देती है कि असली हीरो वही होता है जो दो मुश्किल हालात में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। लेकिन साथ ही फिल्म यह सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या हिंसा के जरिए न्याय हासिल करना सही है। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है कि यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर भी करती है। हालांकि अगर पूरे फिल्म की बात करें तो उस्ताद भगत सिंह एक वास्तविक क्लासिक मसाला एंटरटेनर है जिसमें पवन कल्याण का स्टारडम सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उनकी एंट्री सीन से लेकर क्लाइमैक्स तक हर जगह उनका दबदबा नज़र आता है। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी प्रेडिक्टेबल स्टोरी और कमज़ोर स्क्रीन प्ले है। कई जगहों पर ऐसा लगता है कि कहानी को आगे बढ़ने के बजाय सिर्फ हीरो की हाईलाइट करने के लिए सीन्स डाले गए हैं। फिर भी अगर आप एक्शन डायलॉग्स और मांस इंटेंस के फ़ैन हैं तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। खासकर थिएटर में इसके कुछ सीन्स आपको सीट से उठकर तालियां बजाने पर मजबूर कर देंगे।
और यही इस फिल्म का असली मकसद भी है, दर्शकों को एंटरटेन करना और उन्हें एक ऐसे हीरो देना जिस पर वे गर्व कर सकें। तो अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी होती है और उस्ताद भगत सिंह का क्लाइमैक्स सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत देता है, क्योंकि अब पवन कल्याण का किरदार भगत सिंह अपने दुश्मनों को खत्म कर देता है। तब भी उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं बल्कि एक गहरी सोच दिखाई देती है, जैसे वह समझ चुका हो कि इस सिस्टम को पूरी तरह बदलना इतना आसान नहीं है। और यही फिल्म का सबसे बड़ा गहरा मैसेज भी बन जाता है। क्लाइमैक्स के बाद का सीन काफ़ी इमोशनल रखा गया है, जहां भगत सिंह अपने गुरु की यादों को दोहराता है और यहां के एस रवि कुमार का किरदार फिर से कहानी में एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। यह सीन दर्शकों को यह महसूस कराता है कि एक हीरो सिर्फ अपने दम पर नहीं बनता बल्कि उसके पीछे कई बलिदान और कई सीख छुपी होती है। किसी भी श्रीलीला का किरदार भी अंत में भगत सिंह के फैसले को समझने लगती है और उनका रिश्ता एक अलग स्तर पर पहुंच जाता है, जो पूरी तरह रोमांटिक नहीं बल्कि समझ और सम्मान पर आधारित होता है। वहीं रसाई खन्ना का किरदार भले ही कहानी में ज़्यादा और बड़ा रोल नहीं निभा पाया, लेकिन अंत में उनकी मौजूदगी कहानी को एक शांत और संतुलित अंत देने में मदद करती है। अब अगर फिल्म के ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो यह साफ नज़र आता है कि हरीश शंकर ने इसे फिल्म को पूरी तरह मास ऑडियो को ध्यान में रखकर बनाया है, जहां हर कुछ मिनट में एक ऐसे सीन आता है जो सीटी और तालियों के लिए डिजाइन किया गया है, चाहे वह एंट्री सीन हो या फाइट सीन हो। यहाँ फिर वो पावरफुल डायलॉग, हर जगह एक स्टारडम का ओवरडोज देखने को मिलता है। लेकिन यही चीज़ कुछ दर्शकों के लिए प्लस पॉइंट बनती है, जो कुछ के लिए माइनस, क्योंकि जहां एक तरफ पवन कल्याण अपने करिश्मे से स्क्रीन को पूरी तरह होल्ड कर लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ कहानी कई बार कमज़ोर पड़ जाती है और ऐसा लगता है कि अगर स्क्रीन प्ले थोड़ा और मजबूत होता तो यह फिल्म एक यादगार एक्शन ड्रामा बन सकती थी। फिल्म का म्यूजिक मिक्सड रिएक्शन देता है, जहां देवी श्री प्रसाद इस फार्मूले को फिर से जीवित करने की कोशिश करता है। जैसे कि इसके निर्देशक ने अपने प्री रिव्यूज में कहा है, एक दृश्य में उथल पुथल मची हुई है। अगले भाग में रोमांटिक कॉमेडी ट्रैक टोली प्रेम 1998 के ये मन से गाने का रिमिक्स है। खुली फिल्मों का ये मेरा जहां और 1980 के दशक का लैया राजा का एक गाना कॉलीवुड निर्देशक नेशनल दिलीप कुमार द्वारा लोकप्रिय किए गए जेलर के पैटर्न की नकल में इस्तेमाल किए गए हैं। पवन कल्याण द्वारा अभिनीत भगत सिंह का एक मशहूर पुलिस वाला अधिकारी है, जिन्हें शहर के सबसे योग्य कुंवर माना जाता है। एक रेडियो शो में उनसे पूछा जाता है कि उनकी शादी की योजना कब है। नायिका उन्हें सुनकर मोहित हो जाती है। इसी बीच खलनायक सीधे एक्शन में आने के बजाय बिस्तर पर जाने से पहले वस्की पीते हुए नाकाम होने वाले विचारों पर मंथन करते हैं। आमतौर पर फिल्म सभी आइडियाज़ खत्म होने के बाद ही बलात्कार के उप पॉइंट को आजमाती है। यह फिल्म बिना कोई नया आइडिया आजमाए सीधे उस मुद्दे पर आ जाती है। फिल्म का मूल कथानक इस एक फार्मूला आधारित एक्शन ड्रामा जैसा बनता है, जो कुछ दर्शकों को लुभाने वाले पलों पेश करता है। फिल्म के अधूरे भाग में हालात और भी बिगड़ते चले जाते हैं, क्योंकि फिल्म एकमात्र उद्देश्य महिलाओं को पीड़ित के रूप में दिखाकर भावनाओं को भड़काना और हीरो को ऐसे पुलिस वाले है जो कहता है जवान मर रहे हैं इसलिए देशभक्ति बनो। मौजूदा मुख्यमंत्री से धमकी मिलने पर वह बस इतना करता है कि अपनी पिस्तौल निकालता है और सामने दिख रहे हर किसी को गोली मार देता है। एक पुलिस कहानी के लिए फिल्म में कश्मशाई पुलिस वाले के साधारण एक्शन दृश्यों को एक साथ पिरोया गया है। वीर पुलिस वाले का तरीका एक ही डर्रे का है, बस उन्हें गोली मारो और काम खत्म करो। लड़ाई के दृश्यों के न के बराबर ही मौलिक हैं। 2-3 अच्छे एक्शन दृश्यों को छोड़कर फिल्म के डायलॉग दर्शकों को खूब पसंद आए और दर्शकों के दिलों में तुरंत जगह बना ली। पवन कल्याण फिल्म की एकमात्र अच्छी बात है, उन्होंने अपने अभिनय से फिल्म में कुछ नयापन लाया है। थॉमन का बैकग्राउंड स्कोर बालकृष्ण की फिल्मों में इस्तेमाल किए गए संगीत की ही नकल लगता है। देवी श्री प्रसाद के गाने उतने प्रभावी नहीं रहे और आर पार्थिबन एक दुष्ट सत्ता के भूखे राजनेता के रूप में अन्य अभिनय करते हैं। राव रमेश एक वनवासी की भूमिका निभाते हैं, जो मुख्यमंत्री के बिगड़े हुए बेटे को भगाने में मदद करता है। कुल मिलाकर उस्ताद भगत सिंह बीते युग की एक निशानी जैसा लगता है, जो 2026 के रोमांचक
को और हाई स्टेक फिल्मों के माहौल में किसी तरह अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। पवन कल्याण का व्यक्तित्व अपने प्रशंसकों को उनके करियर के शुरुआती वर्षों से ही आकर्षित करता रहा है। एक समय ऐसा भी था जब वे सार्वजनिक जीवन से काफ़ी हद तक दूर रहे और दर्शक उन्हें 2000 के दशक के मध्य तक मुख्य रूप से उनकी फिल्मों के माध्यम से ही देखते थे, क्योंकि वे शायद ही कभी फिल्मी कार्यक्रमों में शामिल होते थे या प्रेस को साक्षात्कार देते थे। इसलिए प्रशंसकों को वो अवसर इसी बात की बहुत कम जानकारी होती थी कि उनकी लगातार सफल फिल्मों के बारे में उनके क्या विचार हैं। कुछ हद तक यह गोपनीयता आज भी जारी है। अब थोली प्रेम हिट हुई तो मुझे पता नहीं था कि यह कितनी बड़ी हिट होगी। इस तरह मुझे यह भी नहीं पता था कि पिछले साल दे कॉल हिम ओजी कितनी बड़ी हिट होगी। एक बार अपना काम खत्म कर लेता हूँ तो फिर उससे बाहर निकल जाता हूँ और प्रशंसकों को मज़े करने देता हूँ। पवन कल्याण ने रविवार शाम हैदराबाद में उस्ताद भगत सिंह के प्री रिलीज कार्यक्रम में कहा। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने दर्शकों को लंबे करियर में से किसी फिल्म समारोह में दिए गए सबसे लंबे भाषण में से एक दिया है। यह भाषण 19 मार्च को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज से पहले दिया गया था। उनके प्रशंसक बेसब्री से उनके भाषणों का इंतजार करते हैं और इसके पीछे एक ही वजह है कि प्रचार के लिए सुपरस्टार वाली घिसी-पिटी बातें कहने के बजाय वे अवसर अपने श्रोताओं से खुलकर अपने विचार साझा करते हैं। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरी फिल्म कितना पैसा कमाती है। मैं उस्ताद भगत सिंह को 40-50 कामकाजी दिनों में पूरा कर लिया था, पावर स्टार के नाम से मशहूर इस शख्स ने उत्साहित प्रशंसकों से कहा। उन्होंने भीमाला नायक की रिलीज के दौरान मिले समर्थन के लिए आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा, उस समय मैं मुश्किल दौर से गुजर रहा था। एक बार फिर उन्होंने प्रशंसकों से ऑनलाइन फैन वॉर की संस्कृति से दूर रहने का आग्रह किया, जो तेलुगु सिनेमा के प्रशंसकों के बीच अक्सर देखी जाती है। ऑनलाइन जहरीले और अपमानजनक न बने। मेरा किसी भी हीरो से कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है और मैं उनकी फिल्में की सफलता की तहे दिल से कामना करता हूं। जब तक सभी की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं होंगी, सिनेमा जगत का फल फूल नहीं सकता। पवन के खचाखच भरे हॉल में कहा। तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक होने के बावजूद उनके भाषणों में अक्सर शालीनता और संवेदनशीलता झलकती है। पवन कल्याण की आगामी फिल्म उस्ताद भगत सिंह के निर्माताओं ने शनिवार शाम को बहुप्रतीक्षित ट्रेलर जारी कर दिया और वाकई यह ट्रेलर भरपूर मनोरंजन का वादा करता है, जिसमें शक्ति, एक्शन और पावर की खास अदाओं देखने को मिलेंगी। उस्ताद भगत सिंह के ट्रेलर में पवन कल्याण अपने बेहतरीन अंदाज में नजर आ रहे हैं। दमदार डायलॉग से लेकर एक्शन सीक्वेंस और मनोरंजन फ्लो तक ट्रेलर की एंडिंग शानदार और दर्शकों को खूब प्रभावित करती है। पवन अपने खास करिश्माई अंदाज से फिल्म को लेकर उत्सुकता को और भी बढ़ा देते हैं और निर्देशक हरिशंकर ने एक बार फिर जनहितकारी फिल्मों बनाने और पवन को उसी रूप में पेश करने की अपनी क्षमता साबित कर दी है, जिस रूप में प्रशंसक उन्हें बड़े पर्दे पर देखना पसंद करते हैं। उस्ताद भगत सिंह का ट्रेलर देखते ही प्रशंसकों के दिल को छू गया। यह ट्रेलर प्रशंसकों को और प्रशंसकों के लिए बड़े पर्दों पर एक शानदार अनुभव का संकेत देता है। फिल्म से अब तक जारी किए गए विभिन्न प्रचार सामग्री में पवन को एक दमदार और प्रभावशाली भूमिका दिखाया गया है। ब्लॉकबस्टर फिल्म दे कॉल हिम ओजी के बाद अभिनेता उस्ताद भगत सिंह में से एक शक्तिशाली पुलिस वाला अधिकारी रूप में अपने बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उस्ताद भगत सिंह 19 मार्च को भव्य रिलीज के लिए तैयार पवन कल्याण अभिनेता यह फिल्म रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर धुरंधर द रिवेंज से मुकाबला करेगी। त्योहारी सीजन में दोनों फिल्मों की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने एक सरकारी आदेश पारित कर उस्ताद भगत सिंह के लिए सुबह 4 बजे से लाभप्रद शो आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इसके टिकट की कीमत 500 रुपये तक तय की गई है। फिल्म की टिकट की कीमतों में 10 दिनों के लिए बढ़ोतरी की भी अनुमानित दी गई है। सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों में 100 रुपये और मल्टीप्लेक्स में 125 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। टिकट की कीमतों में यह बढ़ोतरी 19 मार्च से 28 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। बहुप्रतीक्षित तेलुगु एक्शन फिल्म उस्ताद भगत सिंह के निर्माताओं ने फिल्म की दूसरी सिग्नल के बारे में जानकारी जारी कर दी है। इस घोषणा वीडियो ने फिल्म की रिलीज से पहले प्रशंसकों के बीच नई उत्सुकता जगा दी है। आराधा ऑफ उस्ताद नामक इस आगामी गाने को एक शक्तिशाली एथम के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जो मुख्य अभिनेता पवन कल्याण की दमदार स्क्रीन फ्रेंचाइज को दर्शाता है। पहले सिंगल देख लेंगे साला की सफल लॉन्चिंग के बाद, जिसमें पवन कल्याण ने ऊर्जावान प्रदर्शन ने प्रशंसकों को उत्साह से भर दिया। टीम अब अपने अगले गाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रख्यात संगीत निर्देशक देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित यह नया गाना 22 फरवरी को रिलीज होने वाला है
और नायक के दमदार व्यक्तित्व को अनुरूप एक जोशीला और प्रभावशाली संगीत पेश करने का वादा करता है। हाल ही में जारी किए गए और ऑफ उस्ताद प्रमोशनल पोस्टर ने इस थीम को और भी पुख्ता कर दिया है कि इसमें पवन कल्याण पीछे से एक आकर्षित पोशाक में नजर आ रहे हैं और ऊपर उठे हाथों के विशाल समूह को संबोधित कर रहे हैं, जो एकता, ऊर्जा और भीड़ में एक शैली जोश का प्रतीक है। ऐसा दृश्य संकेत देता है कि यह गाना न केवल फिल्म का साउंड ट्रैक होगा, बल्कि फिल्म के नायक का जश्न मनाने वाला एक भावपूर्ण गीत भी होगा। हरिशंकर द्वारा निर्देशित और मंत्रीपुर मेकर्स द्वारा निर्मित फिल्म उस्ताद द भगत सिंह में श्रीलीला और राशि खन्ना भी अहम भूमिका में हैं। एक मास एंटरटेनर के रूप में पेश की जा रही यह फिल्म 26 मार्च 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिससे यह इस सीजन की सबसे बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई है। फिल्म में पवन कल्याण मुख्य भूमिका में है, साथ ही श्रीलीला, राशि खन्ना और आशुतोष राणा सहायक भूमिका में हैं। उस्ताद भगत सिंह एक एक्शन से भरपूर फिल्म है, जिसमें हालिया प्रमोशन देख लेंगे साला गाने से शुरू हुआ है और यह एक बड़ा आकर्षण बन गया है। पवन कल्याण अभिनेता फिल्म उस्ताद भगत सिंह अपनी दमदार पुलिस थ्रिलर शैली के लिए जानी जाती है और दर्शकों को एक शानदार अनुभव देने का वादा करती है। हरीश शंकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म शूटिंग के लिए अंतिम चरण में है और अपने शानदार दृश्यों के लिए काफ़ी सुर्खियां बटोर चुकी है। पुरस्कृत विजेता प्रोडक्शन डिजाइनर आनंद साई हमें भव्य सेटों के निर्णय की एक झलक दिखाते हैं। आनंद बताते हैं कि पवन कल्याण अभिनेता फिल्म के उस्ताद भगत सिंह के सभी दृश्य रंगीन और जीवंत दिखाना चाहिए थे। फिल्म के लिए 15 से अधिक सेट बनाए गए हैं, जिनमें कार्निकल सेट, मंदिर की गली, रथ, पुलिस स्टेशन, सुनसान चर्चा, अस्पताल, जंगल जैसे सेट, गुफा में झरना और नायिका का छात्रावास शामिल है। आनंद को गाने के लिए सेट डिजाइन करना बेहद पसंद है। उन्होंने फिल्म निर्माताओं से 2 गानों देख लेंगे साला और गुदुम्बा के लिए अलग से छायाकार रवि वर्मन को नियुक्त करने का अनुरोध किया। सुपरहिट गाने देख लेंगे साला के लिए आनंद ने पार्टी जैसा माहौल बनाया। मैं चाहता था कि हर फ्रेम किसी पेंटिंग जैसा हो और रंगीन हो, इसलिए मैं एक कैसीनो जैसा सेट डिजाइन किया जिसमें ऊपर द टच इसमें पूरी तरह से लड़की का काम है और एक दीवार पर घड़ी है, इसके चारों ओर बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं। सेट का और ज़्यादा असली दिखाने के लिए मैंने उस पर भित्ति चित्र बनाए। गुंडुम्बा गाने के लिए सेट पर करीब 1000 डांसर मौजूद थे। सेट बनने में लगभग 30 दिन लगे। पवन ने खूब मस्ती की और दोनों गानों पर डांस का भरपूर आनंद लिया। सेट चाहे कितना भी भव्य क्यों ना हो, हीरो को ही सबसे अलग दिखाना चाहिए। फ्रेम और कलर पैलेट कहानी के अनुरूप होना चाहिए। हमें बांस की लड़ाई का एक सीन डिज़ाइन किया गया और यह शानदार निकलता है। एक्शन सीक्वेंस को डिज़ाइन करने के लिए अपने बांस से भरे कई ट्रक मंगवाए। प्रोडक्शन डिजाइनर के अनुसार कलाकृति वास्तविक दिखनी चाहिए, न कि किसी सेट की वस्तु जैसी। कलाकृति फिल्म की कहानी को निखारने और दर्शकों को एक गहन अनुभव प्रदान करने वाली होनी चाहिए। हमें कंसर्ट कला के माध्यम से निर्देशित के दृष्टिकोण को मूर्त कहानी के साथ जोड़ना चाहिए। इस मूवी की रिलीज डेट 19 मार्च 2026। कलाकार हैं इसमें पवन कल्याण, श्रीलीला, राशि खन्ना, पार्थिवन, राव रमेश, केशव कुमार, KS रवि कुमार और अन्य निर्देशक हरिशंकर KS, निर्माता नवीन रेयानी, रविशंकर यालामई चिल्ली, छायांकर आयान्ना काबोस, संपादक कार्तिक श्रीनिवास। 14 साल के अंतराल के बाद पवन कल्याण और हरीश शंकर की एक नई फिल्म उस्ताद भगत सिंह के लिए फिल्म के साथ आए हैं। पुलिस पर आधारित यह एक्शन ड्रामा फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और जैसे इसे लेकर काफ़ी सकारात्मक चर्चा है। जानिए फिल्म कहानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखने वाले चंदाला मर्री नल्ला नागप्पा पार्थिवन मौजूद मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव KS रवि कुमार की हत्या की योजना बनाते हैं। इसी बीच उनका बेटा कुछ समय के लिए नल्ला मल्ला जंगल में छुट्टियां मनाने जाता है, लेकिन रहस्यमय तरीके से लापता हो जाता है। जांच के दौरान यह पुष्टि हो जाती है कि उस्ताद भगत सिंह पवन कल्याण उसके लापता होने और वह कौन है। नंगप्पा और उसके बीच दरार किस बात से पैदा हुई है, किन परिस्थितियों ने इन घटनाओं को जन्म दिया है और उसका असली मकसद क्या है। फिल्म के इन सभी सवालों का जवाब देती है। निर्देशक अभिनेता की जोड़ी की फिल्म उस्ताद भगत सिंह को लेकर काफ़ी चर्चा है। पवन कल्याण की लंबे समय अंतराल के बाद डांस परफॉर्मेंस को लेकर उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है। पवन कल्याण ने अपने खास अंदाज में शानदार प्रदर्शन किया है।
एक्शन सीक्वेंस में सहज दिखाते हैं जो प्रशंसकों को पसंद आएगा। उनकी संवाद शैली दमदार है, हालांकि कॉमेडी कभी कभार ही असरदार लगती है। पार्थिबन ने संयम को अभिनय किया है, हालांकि उनके किरदार में कोई दमदार प्रभाव नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी परिस्थिति दर्ज कराने में कामयाबी हासिल की है। पवन कल्याण के साथ उनके कुछ टकराव के दृश्य प्रभावी हैं। थोली प्रेम फिल्म के ई मन से गाने का रीमेक्स स्पष्ट रूप से प्रशंसकों को खुश करने वाला है और इस मामले में सफल भी होता है। महाकाली फाइट सीक्वेंस का एक दमदार हाई पॉइंट के रूप में उभरता है, जिसमें पवन कल्याण को एक शक्तिशाली छवि में प्रस्तुत किया गया है। श्रीलीला कुछ दृश्यों में शानदार प्रदर्शन करती हैं और स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत लगती हैं। दूसरे भाग में कुछ मनोरंजक दृश्य जो को मुख्य रूप से एक्शन और संवाद प्रधान दृश्यों को भरपूर है और प्रशंसकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। नकारात्मक बिंदु, यह फिल्म जानी पहचानी व्यावसायिक शैलियों पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जिससे कथानात्मक का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। कहानी की नवीनता की कमी और यह एक सुरक्षित निर्धारित पैटर्न पर चलती है। हरिशंकर ने सशक्त पटकथा लिखने की बजाय मुख्य अभिनेता को प्रसिद्धि दिलाने की प्राथमिकता दी है, जिससे फिल्म का समग्र प्रभाव सीमित हो जाता है। सहायक कलाकार को पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया। राव रमेश गौतमी और राशि खन्ना को सीमित भूमिकाओं मिली हैं। राशि खन्ना की भूमिका विशेष रूप से अनावश्यक लगती है और उसमें उचित समापन का अभाव है, जिससे उनके हिस्से अप्रभावी हो जाते हैं। फिल्म का पहला भाग कमजोर लेखन और अप्रभावी कॉमेडी के कारण बोझिल लगता है, जिससे यह खिंचा हुआ और असमान सा महसूस होता है। फिल्म में कुछ सुधार केवल बाद के हिस्सों में ही देखने को मिलता है। थमन का संगीत निराशाजनक है और बैकग्राउंड स्कोर और गाने दोहराव वाले लगते हैं, जिनमें उनके पहले से कम से स्पष्ट समानताएं हैं, जिनसे उनका अभाव कम हो जाता है। फिल्म में और आर्थिक भावनात्मक गहराई की गुंजाइश थी। श्रीलीला के किरदार को और अधिक सूक्ष्मता से लिखा जा सकता था, जबकि PS रवि कुमार ने अपनी भूमिकाओं में एक सटीक और प्रभावी अभिनय किया है। तकनीकी पहलू, हरिशंकर के पास एक बेहतर फिल्म बनाने का मौका था, लेकिन उन्होंने एक अनुमानित कहानी को चुना। एक कसी हुई पटकथा से फिल्म एक समग्र परिणाम काफ़ी बेहतर हो सकता था। आयनक्का बोस की छायांकन ठीक ठाक है। थॉमन का संगीत औसत दर्जे का है और उसमें दोहराव साफ दिखता है। कार्तिक श्रीनिवास की संपादन शैली खासकर पहले भाग में और बेहतर हो सकती थी। प्रोडक्शन का स्तर ठीक है। कुल मिलाकर उस्ताद भगत सिंह एक फार्मूला आधारित एक्शन ड्रामा है जो कुछ दर्शकों को पसंद आने वाले पल पेश करती है। पवन कल्याण की उपस्थिति और कुछ चुनिंदा एक्शन सीक्वेंस इसके पक्ष में काम करते हैं। हालांकि एक अनुमानित कहानी, कमजोर पहला भाग और अविकसित किरदार इसके पीछे खींचते हैं। यह प्रशंसकों को पसंद आ सकता है, लेकिन व्यापक दर्शकों के लिए यह एक सामान्य व्यावसायिक फिल्म ही रह जाती है। हरिशंकर द्वारा निर्देशित उस्ताद भगत सिंह एक संपूर्ण व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो एक्शन, रहस्य और भावनाओं का मिश्रण है। पवन कल्याण की बड़े पर्दे पर वापसी के साथ फिल्म कई जानी पहचानी शैलियों पर आधारित है, लेकिन उनके दमदार उपस्थिति की कहानी को अंत तक रोचक बनाए रखती है। हरिशंकर द्वारा निर्देशित उस्ताद भगत सिंह एक्शन, कॉमेडी और भावनाओं का मिश्रण है और यह एक व्यापक मनोरंजन प्रदान करती है। पवन कल्याण इसमें वापसी कर रहे हैं। फिल्म में कई जाने पहचाने तत्व इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन स्टार की दमदार उपस्थिति कहानी को आगे बढ़ाती है। PS रवि कुमार द्वारा अभिनीत चंद्रशेखर राव का एक शिक्षक है जो बाद में मुख्यमंत्री बनते हैं। वे बचपन में एक अनाथ लड़के को देखभाल करते हैं और यही वह लड़का बड़ा होकर उस्ताद भगत सिंह पवन कल्याण बनता है। मुख्यमंत्री पर हुए हमले से घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू होती है जिसके चलते भगत सिंह को कार्यवाही करनी पड़ती है। कहानी में रहस्य खलनायक नल्ला नागप्पा का परिचय कराया गया, जो मौजूदा संकट से जुड़ाव के कारण कथनात्मक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म का मुख्य बिंदु यह रहा कि भगत सिंह अपने सामने आने वाली समस्याओं को कैसे निपटाते हैं। पवन कल्याण ने दमदार अभिनय किया है और अपनी अनूठी शैली और आकर्षण से फिल्म को संभालता है। खासकर हास्य दृश्यों के दौरान वे अधिक सहज और मग्न नजर आते हैं, जो एक सुखद बदलाव है। हालांकि कहानी थोड़ी सामान्य लगती है, लेकिन उनके एक्शन सीन और भावनात्मक क्षण प्रभावी हैं। श्रीलीला एक चुलबुली और जीवंत प्रेमिका की भूमिका निभाती हैं। वह इस किरदार में बखूबी फिट बैठती हैं, लेकिन उनका किरदार कुछ ऐसा खास नहीं करता जो अपने पहले न देखा हो और हमें उन्हें थोड़ा समय के लिए ही नाचते हुए देखते हैं। फिल्म के पहले भाग में राशि खन्ना नजर आती हैं और कुछ हल्के फुल्के पल जोड़ती हैं, लेकिन दूसरे भाग में उनकी भूमिका बहुत कम है, जिससे उनका किरदार अधूरा सा लगता है। सहायक कलाकारों में
आर पार्थिबन खलनायक की भूमिका में है, लेकिन उसके किरदार को अच्छी तरह से विकसित नहीं किया गया। राव रमेश, प्रभास, सीनू और सत्यम राजेश अपनी अपनी भूमिकाओं में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन गौतमी का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया। लेखन और निर्देशन, ऐसा लगता है कि हरिशंकर उस राह पर लौट रहे हैं जिस पर उन्होंने पवन कल्याण के साथ गब्बर सिंह में काम किया था। यह फिल्म मनोरंजन और सामाजिक संदेशों का मिश्रण पेश करने की कोशिश करती है, हालांकि इसमें आध्यात्मिक भाव भी है। मुख्य किरदार अक्सर रिश्तों, अपवादों, अवसाद, देशभक्ति और समाज जैसे विषयों पर बात करता है, और वह भी हास्यपूर्ण अंदाज में। यह संतुलन कुछ जगहों पर उजागर करने लगता है, लेकिन कुल मिलाकर कहानी कुछ अटपटी सी लगती है। फिल्म की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह कहानियों को ऐसे तरीके से पेश करती है जो अब लोकप्रिय नहीं है। कुछ दृश्य मुझे पुराने व्यावसायिक फिल्मों की याद दिलाते हैं, क्योंकि यह नए या आधुनिक नहीं लगते। खासकर पहला भाग जल्दीबाजी में लगता है और महत्वपूर्ण भावनात्मक क्षणों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। फिल्म की रफ्तार दूसरे भाग में थोड़ी बेहतर है, लेकिन कहानी में भी अभी भी कई घिसे पिटे पहलू देखने को मिलते हैं। महिला मुख्य किरदार का एक छोटा सा दृश्य ध्यान खींचता है, लेकिन ज़्यादातर ड्रामा पुराना और दोहराव वाला लगता है। कुछ उपकथाओं की कहानी में स्वाभाविक रूप से फिट होने के बजाय जल्दबाजी डाले गए प्रतीत होते हैं। प्रौद्योगिकी से संबंधित चीज़ें, देवी श्री प्रसाद का संगीत उम्मीदों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता, लेकिन कुछ गाने देखने में अच्छे लगते हैं। एस थॉमन का बैकग्राउंड संगीत तेज और आधुनिक है, लेकिन फिर भी ठीक है। फिल्म की छायांकन शैली अच्छी है, लेकिन कुछ दृश्यों से पता चलता है कि फिल्म पुरानी है। संपादन ठीक ठाक है, लेकिन बेहतर हो सकता था, खासकर पहले भाग में। उस्ताद भगत सिंह एक आम व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो काफ़ी हद तक अपने मुख्य अभिनेता पर निर्भर करती है। पवन कल्याण की अभिनय और कुछ हास्य दृश्यों के कारण फिल्म देखने लायक है, लेकिन यह बहुत ही अनुमान लगाने योग्य, बहुत पुराने ज़माने और नवीनता से रहित है। अंत में यह फिल्म मुख्य रूप से अभिनेता के प्रशंसकों को पसंद आएगी, न कि उन लोगों को जो कुछ नया तलाश रहे हैं। निर्देशक हरिशंकर, कलाकार पवन कल्याण, राशि खन्ना, श्रीलीला पार्थिबन, निर्माण मिस्त्री मूवी मेकर्स। बहुपरीक्षित फिल्म उस्ताद भगत सिंह पवन कल्याण और हरिशंकर का गब्बर सिंह के बाद एक साथ लाती है। हालांकि इस बार फिल्म दमदार और दिलचस्प कहानी के बजाय स्टार की छवि पर ज़्यादा केंद्रित है। निर्देशक हरिशंकर ने 2012 में पवन कल्याण के साथ गब्बर सिंह जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। उस समय पवन कल्याण को एक दमदार वापसी की ज़रूरत थी, और हरिशंकर ने लेखन शैली जिसमें चुटीले संवाद, मनोरंजन और अत्याचारी जैसे यादगार दृश्य शामिल थे, फिल्म की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि यह दबंग और रीमेक थी। हरीश ने इसमें पर्याप्त बदलाव किए, जिससे इसे एक नया और मनोरंजक रूप मिला। 14 साल के अंतराल के बाद पवन कल्याण उस्ताद भगत सिंह के लिए फिर से एक साथ आए हैं, जो उगादी के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हालांकि पवन कल्याण अब राजनीतिक और जनसेवा के सक्रिय रूप से शामिल हैं, इसलिए वे इस प्रोजेक्ट के लिए सीमित समय दे पाए, और इसका असर फिल्म में समग्र निर्माण पर साफ तौर पर दिखाई देता है। निर्देशक हरिशंकर ने 2012 में पवन कल्याण के साथ गब्बर सिंह जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। उस समय पवन कल्याण को एक दमदार वापसी की ज़रूरत थी, और हरिशंकर के लेखन शैली जिसमें चुटीले संवाद, मनोरंजन और अत्याचारी जैसे यादगार दृश्य शामिल थे, फिल्म की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि यह दबंग और रीमेक थी। हरीश ने इसमें पर्याप्त बदलाव किए, जिससे इसे एक नया और